जिन्हें कि ओशो ने लॉजिकल फैलेसी का पूरा यूज़ किया और उनको लगता है कि उनकी लाइफ उन्होंने बर्बाद कर दी। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जो लोग धार्मिक होते हैं वो आंख बंद करके चीजों पे विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो लोग भी चीजों को उनके हिसाब से जो रीजनेबल है उसी के हिसाब से वो चीजों को फॉलो करते हैं। सही बात तो ये है दोस्तों कि स्मृति और श्रुति में कोई बहुत डिफरेंस है नहीं, है ना। अगर आप उनको स्टडी करेंगे तो उनका मेंटल लेवल जिन लोगों ने उसको तैयार किया सेम। गीता, पहली बात तो इस बात में डिस्प्यूट है कि गीता स्मृति है या श्रुति है। उसको अगर आप महाभारत का पार्ट मानते हैं तो वो स्मृति हो जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण का शब्द मानते हैं तो वो एनलाइटनमेंट इज अ एनलाइटनमेंट जो है वो एक स्पिरिचुअल इल्यूजन है। सो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू क्रिटिकल थिंकिंग फोरम। और आज बेसिकली हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करेंगे और वो है बेसिकली लॉजिकल फैलेसी से रिलेटेड। दोस्तों, एरिस्टोटल ने हजारों साल पहले ये बात कही थी कि मैन इज अ रैशनल एनिमल। इंसान जो है एक रैशनल एनिमल है। और ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझने के लिए। रैशनल का मतलब ये होता है कि हम हर चीज जो है वो रीजन, लॉजिक, इन सब के बेसिस पे सोचते हैं। और साथ साथ में हम एनिमल भी हैं। और एनिमल होने की वजह से हमारे जो डिजायर्स हैं, जैसे जो प्लेजर की डिजायर है, जो हमारी बेसिक फूड की डिजायर है, जो हमारी फिजिकल कंफर्ट की डिजायर है, सेंसुअल डिजायर्स हैं, वो सारी जो है बेसिकली हमारी जो एनिमल्स हैं उससे बिल्कुल मिलती हैं। और वहीं पे हम एक रैशनल, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का अगर बाकी किसी भी क्रिएचर से हम कंपैरिजन करें तो हमें जो चीज बिल्कुल डिफरेंशिएट करती है वो है रैशनैलिटी। कोई भी जो एनिमल होता है वो कभी रैशनल नहीं होता है। वो सारी चीजें बेसिकली अपने इमोशंस पे, अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे करते हैं। इंसान जो होता है वो रैशनल होता है। अब रैशनल का पर्पस क्या होता है? जब हम रैशनैलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम जो है दो चीजें जिंदगी में हम सीख करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिए इस बात को। पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लाइफ में ट्रुथ सीख करते हैं। जो रैशनैलिटी होती है उसका पर्पस ये होता है सच का पता लगाना। क्योंकि ये हमारी फितरत है और ये हमारा माइंड है, ये हमारी नॉलेज है कि हम कभी भी जानबूझ करके कभी भी किसी झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है। और इसी वजह से अगर हमारे पास में कभी भी सच का और झूठ का ऑप्शन हो, हमें पता हो भाई ये सच्चा आदमी है, ये झूठा आदमी है, ये सच है, ये झूठ है, तो आप कभी भी जानबूझ के झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप हमेशा सच को एक्सेप्ट करेंगे। और जो आपकी रैशनल थिंकिंग है वो आपको सच ढूंढने में मदद करती है। एज एन एनिमल जो है, हमारी दूसरी जो डिजायर होती है वो होती है प्लेजर की, हैप्पीनेस की डिजायर होती है। जैसे बाकी एनिमल्स चाहते हैं वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में प्लेजर रहे, हैप्पीनेस रहे। अब इसके लिए क्या होता है कि जो हमारी जो रैशनैलिटी है वो एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि जो रैशनैलिटी आपको ये गाइड करती है कि किस तरीके से हम लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकते हैं, ज्यादा समय तक हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकते हैं। और इसीलिए जो है सच का जानना जरूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए, आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक मछली होती है, वो भी जो है प्लेजर चाहती है, वो भी खाना चाहती है, लेकिन जब कांटा एक डाल दिया जाता है तो मछली को पता नहीं रहता कि कांटे में अगर जाएगी तो वो खाना खाते फंस जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। अगर ये नॉलेज उसके पास में हो तो शायद वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। एक मुर्गे को अगर आप देखिए तो उसको रोज खाना खिलाया जाता है, वो बड़ा खुश रहता है, कहता है भाई हाँ, मालिक बड़ा अच्छा है, हमारी केयर कर रहा है। उसको नहीं पता रहता है कि एक दिन उसको मारा जाएगा, उसको खा लिया जाएगा। अगर उसको ये नॉलेज हो तो वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा, जैसे ही मौका मिले वो भाग जाएगा। इंसान के साथ में क्या है कि हमें ये पता रहता है कि आज जो भी हम कर रहे हैं उसका क्या अंजाम फ्यूचर में होने वाला है। और ये जानना इसलिए जरूरी होती है कि हमें मालूम है कि भाई हमें अगर 80-90 साल तक रहना है तो हमें इस तरीके से लाइफ को लीड करना चाहिए कि हम ओवरऑल लाइफ में मैक्सिमम हैप्पीनेस पा सकें। अगर मान लीजिए आज आप बहुत खुश हैं, आज आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खूब बढ़िया खाना खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि इसका अंजाम ये होगा कि कल आपको इसकी वजह से 50 बीमारियां हो जाएंगी, सोशल बैकआउट हो जाएगा, घर से निकाल दिए जाएंगे और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो फिर क्या करेंगे कि आप इन सब चीजों को एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आज के हैप्पीनेस से आपका जो अनहैप्पीनेस होने वाला है वो बहुत ज्यादा है और ये वर्थ इट नहीं है। ठीक है।
तो सवाल ये उठता है कि दो चीजें हमारी जिंदगी में सबसे डियर होती हैं, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सच जानना और दूसरा खुश रहना। लेकिन यही दोनों चीजें जिंदगी में आप देखेंगे ज्यादातर लोगों के मिसिंग भी रहती हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जो खुश रहते हैं, और बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनको सच पता रहता है, वो झूठ पे विश्वास करते हैं, झूठ को सच समझ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हमारी डिजायर यह है कि हम खुश रहें और हमारी डिजायर यह है कि हमेशा हम सच पे के रास्ते पे चलें या सच को जानें, तो फिर क्यों हम झूठ पे विश्वास करते हैं और क्यों हम खुश नहीं रह पाते? उसका कारण होता है दोस्तों इग्नोरेंस और फॉल्स बिलीव्स। क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हमें नहीं पता कि सच क्या है, अंधेरे में जैसे आप तीर चलाने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर जो झूठ है वो सच की तरह प्रेजेंट किया जाए और हम डिफरेंशिएट करना नहीं जानते कि भाई सच क्या है झूठ क्या है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हम झूठ को सच मान बैठेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हम अपनी लाइफ से हैप्पीनेस हमारी खत्म हो जाएगी, खुशी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो चीज है कि हम कैसे सच को डिफरेंशिएट करें, सच को समझें, उसके लिए हमें आर्गुमेंट्स और लॉजिक जो होती है उसकी नॉलेज बहुत जरूरी होती है। और आज हम बहुत ही क्विकली, सबसे पहले 20-25 मिनट के अंदर हमारा गोल ये रहेगा कि हम आपको लॉजिकल फैलेसीज के बारे में बताएं, आर्गुमेंट्स के बारे में बताएं कि किस तरीके के आर्गुमेंट्स होते हैं, किस तरीके से उसको मिसयूज किया जाता है, बाबाओं के द्वारा मिसयूज किया जाता है, नेताओं के द्वारा मिसयूज किया जाता है, धर्म गुरुओं के द्वारा मिसयूज किया, और इवन जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, धर्मशास्त्र हैं, उसके अंदर भी जो हमारे राइटर्स हैं उन्होंने भी इसको मिसयूज किया, और इस वजह से हम सच को नहीं जान पाते। तो सबसे पहले हम उसको जानेंगे और उसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। आप उसके लिए रेडी रखिए, याद करके रखिए, और फिर हम उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का जो है ये आपका लॉजिकल फैलेसी का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉजिकल फैलेसी के बारे में। लॉजिकल फैलेसी होती क्या है? देखिए जो लोग धर्म गुरु भी होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं कि जो धर्मगुरु लोग भी होते हैं वो लोग भी लॉजिक देते हैं, और जितने आपके स्क्रिप्चर्स होते हैं, जितने धर्म ग्रंथ होते हैं, उन सब में भी लॉजिक के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जो लोग धार्मिक होते हैं वो आंख बंद करके चीजों पे विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो लोग भी चीजों को उनके हिसाब से जो रीजनेबल है उसी के हिसाब से वो चीजों को फॉलो करते हैं। तो फिर गलती कहाँ होती है? तो सबसे पहले इसीलिए हमें जानने की जरूरत है लॉजिकल फैलेसी क्या होती है। लॉजिकल फैलेसी बेसिकली एक तरीके का एरर है, रीजनिंग का एरर है, जो कि तब होता है जबकि हम इनवैलिड आर्गुमेंट प्रेजेंट करते हैं या इररिलेवेंट पॉइंट प्रेजेंट करते हैं बिना एविडेंस को उसको सपोर्ट करने के लिए। और उसका क्या अंजाम होता है कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं वो सुनने में सही लगते हैं लेकिन उसके बाद में एक्चुअली वो गलत होते हैं। तो इसीलिए आपको बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम लोग बहुत ही फास्ट जो है जानेंगे कि ये चीज क्या होती है, आर्गुमेंट क्या होते हैं और लॉजिकल फैलेसीज क्या होती है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं लॉजिक के। देखिए आर्गुमेंट जो है बेसिकली एक क्लेम होता है जिसके अंदर कुछ प्रेमिसेस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम प्रेमिसेस कहते हैं, और फिर वो बेसिकली एक कंक्लूजन के पास में जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप प्रेमिसेस देखिए, 3 प्रेमिसेस हमने दिखाए हुए हैं, और इन प्रेमिसेस के बेसिस पे हम कोई कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। ये प्रेमिसेस जो होते हैं दोस्तों ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जो सजा दिया जाता है वो एविडेंस पे बेस्ड रहता है, तो वैसे ही प्रेमिसेस में एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, रीजंस प्रोड्यूस किए जाते हैं और ग्राउंड बताए जाते हैं जिसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो आर्गुमेंट होते हैं एक तरीके का इन्फ्रेंस होते हैं, और इसके बेसिस पे हम प्रेमिसेस से सच पे पहुंचते हैं। अब देखिए ये जो प्रेमिसेस हैं या तो सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं, लेकिन दोनों चीज नहीं हो सकते हैं। और अगर ये प्रेमिसेस सही हैं और अगर हमारा लॉजिक सही है तो कंक्लूजन जो है वो नेचुरली फॉलो होगा, कंक्लूजन होना ही है। अब जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत ही, मान लीजिए हम ये कहते हैं भाई कि जॉन इज अ मैन और ऑल मैन आर मॉर्टल, देयरफॉर जॉन इज मॉर्टल। जॉन एक इंसान है और सारे इंसान जो होते हैं एक ना एक दिन उनकी मृत्यु होती है, इसलिए जॉन की भी मृत्यु एक ना एक दिन होगी। तो यहाँ पे देखिए आपने देखा कि जॉन इज अ मैन एक आपका स्टेटमेंट है, उसी तरीके से ये प्रेमिसेस हो गया। दूसरा प्रेमिसेस हो गया कि जॉन मॉर्टल है, एक ना एक दिन मृत्यु होगी। लेकिन यहाँ से जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया कि जॉन की भी मृत्यु होगी, मतलब यहाँ पे एक्चुअली कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है कि जॉन की मृत्यु होगी, लेकिन चूंकि सब आदमियों की मृत्यु होती है और जॉन भी एक इंसान है, इस वजह से जॉन की भी मृत्यु होगी। और ये जो लॉजिक है ये एक वैलिड लॉजिक है, क्योंकि अगर ये दोनों प्रेमिसेस सही हैं, मतलब जॉन अगर इंसान है
और सब इंसान की मृत्यु होती है, तो ये इम्पॉसिबल है कि जॉन की मृत्यु ना हो। तो इसलिए इसका जो कंक्लूजन है वो 100% सर्टेन है। इसमें अगर आप एक भी ऐसा एक्सेप्शन दिखा सकते हैं जिसमें ये बात सही नहीं हो, तो इस आर्गुमेंट को इनवैलिड माना जाएगा, और यहाँ पे आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ये डिडक्टिव लॉजिक होता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेमिसेस से जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा 100% सही होता है। अब देखिए, लॉजिकल फैलेसीज बेसिकली दो तरीके की होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम दोनों को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मल आर्गुमेंट की बात करेंगे और उनके अंदर क्या फैलेसीज या रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं उसको समझेंगे। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जांपल मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव आर्गुमेंट जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो आर्गुमेंट होता है इसमें प्रेमिसेस जो होते हैं वो कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं, और इसमें गारंटी रहती है कि अगर प्रेमिसेस सही हैं तो कंक्लूजन 100% सही होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता। और आपको सिर्फ ये करना है कि अगर आप एक एग्जाम्पल दे दें जिसमें ये गलत हो, तो आपका पूरा का पूरा आर्गुमेंट रिजेक्ट हो जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल अगर लें, ऑल कैट्स आर एनिमल, कैथी इज अ कैट, देयरफॉर कैथी इज एन एनिमल। सारी जो कैट्स होती हैं वो एनिमल होते हैं, और कैथी एक कैट है, इस वजह से कैथी भी एक एनिमल है। तो ये इम्पॉसिबल है कि पहले दो प्रेमिसेस अगर सही हों तो कंक्लूजन गलत हो। लेकिन यहीं पे अगर हम देखें तो इस लॉजिक को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे अगर हम इस लॉजिक की बात करें, ऑल कैट्स आर एनिमल, कैथी इज एन एलिमेंट, पहले देखिए दोनों चीजें सही है, लेकिन इसका जो लॉजिक दिया कि कैथी इज अ कैट, ये आर्गुमेंट सही नहीं है। इसमें लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि कैथी जो है हो सकता है कि एक डॉग हो, और हो सकता है कि एक लायन हो, कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। तो इस वजह से ये दो जो आपके इस केस में प्रेमिसेस हैं, इसके बेसिस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है ये सही नहीं है। आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताना है जहां पर ये सही नहीं हो, और ये पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम दोस्तों दूसरे उस पे आते हैं। दूसरा जो लॉजिक होता है इसको हम कहते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव आर्गुमेंट में क्या होता है कि हम प्रेमिसेस के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसमें गारंटीड नहीं रहता कि वो कंक्लूजन सही है कि नहीं है। सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मोस्ट यूरोपियंस ईट मीट। आपको मालूम है कि यूरोप के अंदर ज्यादातर लोग मीट को खाते हैं। ऑलमोस्ट 95%, 99% लोग शायद मीट को खाते हैं। जॉन एक यूरोपियन है। अब आपको देखिए जॉन के बारे में नहीं पता है कि भाई जॉन मीट खाता है कि नहीं खाता है, लेकिन इसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जॉन भी मीट खाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका कंक्लूजन है ये 100% सही हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चूंकि ज्यादातर यूरोपियन मीट खाते हैं, तो जॉन के मीट खाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हाई है। इसका मतलब ये है कि ये बड़ा स्ट्रांग आर्गुमेंट है। भले ही ये 100% ना हो, लेकिन ये बात काफी हद तक सही है। लेकिन यहीं पे भी देखिए, आर्गुमेंट जो होते हैं उसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये आर्गुमेंट हमेशा सही हो। अब जैसे हम मान लिया कि एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लिया हम कहते हैं मोस्ट जर्मन्स हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन। ज्यादातर जर्मन्स का फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। जॉन एक जर्मन है, इसलिए जॉन का भी फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा। अब देखिए ये जो चीज है ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, क्योंकि जर्मन्स में 95% से ज्यादा जो जर्मन्स होते हैं वो वाइट है और उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। इसलिए जॉन के फेयर कॉम्प्लेक्शन होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 95% है। अगर आपको जॉन के बारे में कुछ नहीं पता, वो इंडियन है कि अफ्रीकन है या कुछ भी है, तब भी सिर्फ वो जर्मन है, इस बेसिस पे अगर आप प्रेडिक्ट करते हैं कि फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, तो 95% चांसेस हैं कि ये सही होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें उसी लॉजिक को देखिए, मोस्ट जर्मन से फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, जॉन हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, देयरफॉर जॉन इज अ जर्मन। अब ये जो कंक्लूजन है ये वीक आर्गुमेंट है। हो सकता है जॉन जर्मन हो, लेकिन आपको पता होगा जो व्हाइट की पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन के आसपास है, जर्मनी की पॉपुलेशन 8% है। इस वजह से इस स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस बहुत कम है, केवल 8% है। वो अमेरिकन भी हो सकता है, ब्रिटिश भी हो सकता है, इंडियंस भी हो सकता है, जैपनीज भी हो सकता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बहुत ही वीक स्टेटमेंट है, सही हो सकता है, इसलिए इसको हम जो है अच्छा आर्गुमेंट नहीं मानते। अब देखिए ये जो इंडक्टिव आर्गुमेंट है इसका साइंस में बहुत इस्तेमाल होता है। साइंस के अंदर जो चीजें डिस्कवर की जाती हैं, जो नई नॉलेज डिस्कवर की जाती है, वो कोई जरूरी नहीं कि 100% सही हो, लेकिन वो अगर उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। आपने पढ़ा होगा जितने भी सिगरेट के डब्बे होते हैं उस पर लिखा रहता है बड़ा बड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको कैंसर होता है। करीब करीब 10% लोग जो स्मोकर्स होते हैं उनको कैंसर होता है, ये फैक्ट है। लेकिन जो नॉन स्मोकर्स है उसमें ये स्टडी किया गया तो पाया गया केवल 1% लोगों को कैंसर होता है। इसलिए स्मोकिंग कॉजेस कैंसर जो है, इसलिए ज्यादा इसको हम स्टेटमेंट मानते हैं, इसको साइंटिफिक ट्रूथ मानते हैं, क्योंकि स्मोकिंग करने से 10 गुना चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कैंसर।
हालांकि यहां भी आप देखेंगे 90% लोग ऐसे हैं जो कि शायद पूरी जिंदगी स्मोकिंग करते होंगे लेकिन उनको कैंसर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी साइंटिफिक ट्रूथ होता है वो 100% सही होने की कोई गारंटी नहीं रहती, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वो जो बात स्टेटमेंट दिया गया है वो काफी हद तक सही होने की बात होती है। अब दोस्तों हम थर्ड टाइप के आर्गुमेंट पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, और वो आर्गुमेंट है जिसको हम कहते हैं एब्डक्टिव आर्गुमेंट। ये एब्डक्टिव आर्गुमेंट हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इस्तेमाल करती हैं, और यहां तक कि साइंस भी इसका इस्तेमाल करता है। अब ये एब्डक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है? ये बैकवर्ड होता है। देखिए, इंडक्टिव आर्गुमेंट में हम कॉज से इफेक्ट पे पहुंचते हैं, एब्डक्टिव आर्गुमेंट में हम इफेक्ट से कॉज पे पहुंचते हैं, उसका रूट कॉज जानने की कोशिश करते हैं अगर हमें कोई चीज दिखाई देती है तो। ये जो रीजनिंग है इसके अंदर हम एक एजुकेटेड गेस मारते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि हमारे पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम उसके बेसिस पे हम एक एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि आप घर पे आते हैं और फ्रिज में चॉकलेट रखी हुई है और आपने देखा भी चॉकलेट उसमें नहीं है, मिसिंग है। अब आप उसके बेसिस पे कहते हैं कि भाई बच्चे ने खा लिया होगा। अब देखिए, इसके 4 स्टेप्स होते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला ऑब्जर्वेशन हो गया, दूसरा हाइपोथेसिस है, तीसरा इवैल्यूएशन है, और चौथा कंक्लूजन है। ये कुछ कुछ साइंटिफिक स्टेप से मैच करता है, बट बेसिकली ये आपका इन्वेस्टिगेशंस में बहुत इस्तेमाल करता है और हम भी इसको डे टू डे लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, चॉकलेट मिसिंग है। अब आपको मालूम है कि घर में आप हैं, आपकी वाइफ है और आपका बच्चा है, मान लीजिए 3 लोग हैं। तो आपको मालूम है कि यार वाइफ तो बहुत उसको पसंद नहीं है चॉकलेट, आपने खाई नहीं है। तो फिर इसके बेसिस पे आपने एक हाइपोथेसिस की कि भाई बच्चे ने चॉकलेट को खाया होगा। अब उसके बाद में आप क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं। भाई बच्चे से पूछते हैं कि भाई तुमने चॉकलेट खाया, वाइफ से पूछते हैं तुमने चॉकलेट खाया, और उसके बाद में मान लीजिए वाइफ मना कर देती है कि चॉकलेट नहीं खाया उसने, बच्चा भी कहता है चॉकलेट नहीं खाया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मालूम है कि वाइफ को झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, तो आप भले ही बच्चा मना कर रहा है, आप कहते हैं कि आपने खाया होगा, है ना? तो ये जो चीज है ये प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे होती है। हो सकती है कि वाइफ भी झूठ बोल रही हो, लेकिन आपको मालूम है कि वाइफ को झूठ बोलने के बहुत कम चांसेस हैं, बेटे के झूठ बोलने के ज्यादा चांसेस हैं, और इस वजह से उसने खाया होगा। हो सकता है बेटा एक्सेप्ट कर ले, तो आपका जो मामला है बिल्कुल पक्का हो गया। ठीक है, तो एब्डक्टिव आर्गुमेंट भले ही 100% सर्टेन नहीं होता, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है अगर हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप घर आते हैं और आपने देखा कि आपके घर का दरवाजा खुला हुआ है और लैपटॉप आपके कमरे से मिसिंग है, आपने इस बात को देखा। तो अब आप इसके बेसिस पे हाइपोथेसिस करते हैं कि भाई या तो लैपटॉप जो है वो आपके रूममेट ने ले लिया होगा, उसके पास चाबी रहती, आया होगा लैपटॉप ले लिया होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कोई चोर आ गया होगा जिसने कि लैपटॉप को ले लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप अपना एक प्रोबेबिलिटी जो पुराने अब ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे गेस करते हैं। आपको मालूम है कि आपका जो रूममेट है अक्सर वो लैपटॉप को लेके चला जाता है, और इस वजह से आप कहते हैं कि भाई उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप परेशान नहीं होते, चिंतित नहीं होते हैं, कहते हैं हाँ यार उसने ले लिया होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपका जो रूममेट है उसने कभी आपका लैपटॉप टच भी नहीं किया हो, तब क्या होगा? आपका कंक्लूजन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब कि चोर आया होगा, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है उसने तो कभी तक मेरे लैपटॉप को छुआ ही नहीं। तो ये देखिए कि आपको नहीं पता कि किसने क्या किया हुआ है, आपको अपने फ्रेंड के बारे में नहीं पता या चोर आया कि नहीं पता, लेकिन इसके बेसिस पे आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि मोस्ट लाइकली चोर आया होगा या आपका फ्रेंड उसने किया होगा। और देखिए, ये सारी चीजें जो होती हैं, यही चीजें इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल होती है। जब कोई मर्डर होता है, रेप होता है, या कोई भी क्राइम होता है, तो इसी तरीके से जो आपके इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उसको प्रोसीड करते हैं, पुलिस हो, सीबीआई हो, इसी तरीके से उसको प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, इसमें भी इनवैलिड आर्गुमेंट हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा, एक मूवी का डायलॉग था कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आपने सुना होगा, शाहरुख खान की पिक्चर थी, उसके अंदर एक डायलॉग था। अब इसके अंदर देखिए, जो आपका जो आर्गुमेंट है, मान लीजिए कोई इसका जो लॉजिक है, मान लीजिए एक कोई टेररिस्ट एक्ट हुआ और एक मुस्लिम जो है वो बंदा वहां पे पाया गया। अब आपने क्या किया? उसको अरेस्ट कर लिया। आपने कहा कि भाई यही होगा। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिक है मुस्लिम्स कमिट मोस्ट टेररिस्ट एक्ट, और मिस्टर खान जो वहां पे मिले उनका वो एक मुस्लिम है, इसलिए आपने कहा कि भाई मिस्टर खान मोस्ट लाइकली एक टेररिस्ट है। ये आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया। अब ये बेसिकली एक इनवैलिड आर्गुमेंट है। क्यों इनवैलिड आर्गुमेंट है? क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी जो मुस्लिम से मान लीजिए टेररिस्ट है, पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए 1000 टेररिस्ट हैं, और इनकी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की मान लीजिए कि 2 बिलियन लोगों की है, तो इसका मतलब कि 1 मिलियन व्यक्ति में भी कोई एक टेररिस्ट नहीं होता है।
और इस वजह से अगर आप इस कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं तो ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, 1 in a million है, और इसके बेसिस पे आप कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करते। तो इसलिए बेसिकली ये एक इनवैलिड एब्डक्टिव आर्गुमेंट है। अब दोस्तों एक आर्गुमेंट पे आते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आर्गुमेंट है, बाबा लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं एनोलॉजिकल आर्गुमेंट। ये जो एनोलॉजिकल आर्गुमेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है कि हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं जो कि अलग अलग चीज होती है, और उससे हम कॉमन क्वालिटी से अनकॉमन क्वालिटी को पकड़ते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो मान लीजिए ए और बी है, उनकी कुछ क्वालिटीज मान लीजिए पी क्यू आर जो है सिमिलर हैं, और ए के पास एक प्रॉपर्टी है एक्स, तो हम ये कहते हैं कि बी के पास में भी प्रॉपर्टी एक्स होगी। अब जैसे इसका एक वैलिड एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हम ये कहते हैं भाई ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन, इंसान की जो बॉडी होती है वो मशीन की तरह होती है, और मशीन की रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, ये भी हमको मालूम है। और इसके बेसिस पे हम अगर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ह्यूमन बॉडी की भी रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से फंक्शन करे। तो उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी की भी रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, आपका एनुअल चेकअप होना चाहिए, आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहिए। तो देखिए ये एक वैलिड आर्गुमेंट हुआ, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि दो चीजों को कंपेयर करके जो थर्ड चीज है उसके अंदर भी सिमिलरिटी दिखाई देती है। लेकिन यहीं पे मैंने देखा है कि बहुत सारे बाबा लोग हैं इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई भगवान पे, कोई कहता है भाई भगवान नहीं एग्जिस्ट करते साहब आपके पास में, आप कैसे मानते हैं भगवान एग्जिस्ट नहीं करते? तो बाबा जी कहेंगे भाई तुमने हवा को देखा हुआ है? हवा को देखा हुआ है? आप कहते नहीं साहब नहीं देखा हुआ है। भगवान को नहीं देखा हुआ है? वो कहता भाई भगवान को नहीं देखा तो हम कैसे मान लें? कहता भाई तुमने हवा को देखा हुआ है? नहीं साहब हवा नहीं देखी हुई है। तो फिर उन्होंने कहा कि हवा एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? कहते साहब हाँ करती है। तो फिर भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करके उन्होंने प्रूफ किया कि भगवान एग्जिस्ट करता है। अब आप एक चीज को देखिए कि हवा एग्जिस्ट करती है, इस बात का सिर्फ दिखने से ताल्लुक नहीं है। हवा एग्जिस्ट करती है इस बात को, आप हवा का वेट होता है, हवा जब चलती है तो आप उसको महसूस कर सकते हैं, हवा में आप सांस लेते हैं, हवा में हवाई जहाज उड़ता है ना? ये सारी चीजें आपको मालूम है, लेकिन भगवान के बारे में तो आपको नहीं पता। इसलिए ये जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है बिल्कुल गलत कंक्लूजन है। अभी मैं एक देख रहा था वीडियो अनिरुद्धाचार्य जी का। अब अनिरुद्धाचार्य जी का वीडियो था, उसमें उन्होंने किसी ने पूछा कि भाई भगवान का कोई एविडेंस नहीं, हम कैसे मान लें? तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप अपने पिताजी को मानते हैं कि भाई पिताजी आपके कोई एविडेंस है आपके पास में कि आपके जो पिताजी हैं वही आपके पिताजी हैं? आपके पास है कोई एविडेंस? उसने कहा साहब नहीं है। तो उन्होंने कहा जब उसका कोई एविडेंस नहीं है तो फिर भगवान का भी कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर आपको, जैसे आप पिताजी को मानते हैं बिना किसी एविडेंस के, वैसे ही भगवान को भी मानते हैं बिना किसी एविडेंस के। अब ये देखिए इन्होंने आर्गुमेंट दिया। लेकिन अगर आप देखिए तो आप अगर पिताजी को मानते हैं कि वो आपके वाकई में पिताजी हैं तो उसके पीछे रीजंस हैं। उसका रीजन क्या है? आप सबसे पहली बात तो अपनी माता पे ट्रस्ट करते हैं, माँ पे ट्रस्ट करते हैं कि आपकी माँ जो है वो पिताजी के साथ में वफादार हैं, और पिताजी पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई पिताजी आपके वफादार हैं मदर के साथ में। और इसकी वजह से आपको मालूम है कि अगर वो आपके फादर हैं तो उसका कारण यह है कि दोनों एक दूसरे के लिए वफादार हैं और कोई भी थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। और देखिए मान लीजिए कि किसी की मदर हो जो कि अनफॉर्चुनेटली उनके दसियों पर रिलेशनशिप रहते हो, आज एक के साथ कल दूसरे के साथ रिलेशन रहते हो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर कोई आपका फादर है तो शायद आप उसको विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लोगों के साथ नहीं होता है, ज्यादातर लोगों के साथ में ही होता है कि उनकी जो मदर होती हैं वो किसी और मर्द के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं रखती हैं, इसी वजह से विश्वास होता है। ऐसे कंट्रीज में जहाँ की बहुत सारे अफेयर्स रहते हैं मदर्स के, वहां पे उनके बच्चों को डाउट रहता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज के समय में आपके पास में डीएनए का एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए कि आपको डाउट है तो आप डीएनए से टेस्ट कर सकते हैं भाई आपके फादर हैं कि नहीं है कि नहीं। भगवान के लिए कौन सा टेस्ट है? कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन इस लॉजिक को इस्तेमाल करके जो बाबा लोग हैं वो आपको कन्विंस कर देते हैं कि साहब भगवान जो है वो मान लेना चाहिए, भले ही उसका कोई एविडेंस ना हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से लोग लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये होता है देखिए फॉर्मल लॉजिक। अब हम आते हैं इनफॉर्मल लॉजिक पे, क्योंकि अक्सर बाबा लोग इसके अलावा कुछ और किस्से कहानियां सुना के भी आपको भ्रमित करते हैं, कुछ और ऐसे लॉजिक लगाते हैं जिसको आपको कन्विंस हो जाते हैं बड़ी आसानी से। तो इनफॉर्मल लॉजिक देखिए फैलेसीज क्या होती हैं। इनफॉर्मल फैलेसीज ऐसी होती हैं जो कि आर्गुमेंट, जो ऐसी रीजनिंग हो जो कि वैलिड ना हो या मिसलीडिंग हो, है ना? अब देखिए इसके बहुत सारे कारण होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, इसके 4-5 एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरीके से लोग जो है आपको
रॉन्ग लॉजिक से आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्यों उसका शिकार हो जाते हैं? क्यों इस तरीके के लॉजिक के हम शिकार हो जाते हैं? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कॉग्निटिव बायसेस होता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो बहुत ही क्विक सॉल्यूशन पे जाता है। जो भी सॉल्यूशन उसको फास्ट मिलता है, उसको जाता है। वो लॉन्ग जो आपको मैंने कॉग्निटिव बायस में पढ़ा, सिस्टम 1, सिस्टम 2। सिस्टम 2 लॉजिकल माइंड है जो स्लोली काम करता है, और सिस्टम 1 जो है वो आपका इंट्यूटिव माइंड है जो इमीडिएटली आपको एक सॉल्यूशन बताता है। और इसमें हमारा एक डिटेल वीडियो भी है जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा इमोशनल अपील, जो चीजें हमें पसंद होती हैं, देखिए आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो आपको उसके साथ में उसकी निगेटिव चीजें नजर नहीं आएंगी, और किसी को आप हेट करते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आएगी, क्योंकि इमोशन जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है बाबाओं के द्वारा और लोगों के द्वारा। फिर कई बार हमारे पास में जब इंफॉर्मेशन नहीं रहती तो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हम उसको मान लेते हैं। कई बार रिटोरिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल, रिटोरिकल डिवाइसेस का मतलब कि आपको इमोशंस, कि ये देश है हमारा और इस देश के लिए आप क्या ये नहीं कर सकते, या आपको किसी महापुरुष का एग्जांपल जैसे नेता लोग बोलते हैं, बेसिकली उसको हम रिटोरिकल डिवाइस कहते हैं। फिर सोशल इन्फ्लुएंस होता है, अगर सोसाइटी में सब लोग एक बात को विश्वास कर रहे हैं, आपको डाउट भी होता है, तो आपको लगता है अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो फिर क्या होता है कि वो सारे लोग मेरे अगेंस्ट में हो जाएंगे, तो वो इनडायरेक्टली आपके दिमाग में रहता है। इसलिए जो सोसाइटी सही मानती है उसको आप सही मानते हैं। अगर आपके कंट्री में मान लीजिए 95% लोग या 99% लोग भगवान को मानते हैं, तो फिर क्या होता है, आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये कहना कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर लिंग्विस्टिक ट्रिक्स होती हैं, जहां पे शब्दों का जाल बिछा करके लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कल्चरल और पर्सनल बायसेस होते हैं, जो हमारे देश में कुछ चीजें सही मानी जाती हैं जिसके खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहता, वो भी चीजें रहती हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपके अंदर कमी है तो फिर सच और झूठ का फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, ये जो इनफॉर्मल फैलेसीज है इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, अगर आप देखेंगे, नेताओं के द्वारा, धर्मगुरुओं के द्वारा और सारे धर्म शास्त्रियों के द्वारा। सबसे पहली जो फैलेसी है इसको हम कहते हैं एड होमिनम फैलेसी। ये जो फैलेसी होती है, ये फैलेसी क्या होती है, किसी आर्गुमेंट को आप रिजेक्ट कर देते हैं, इस वजह से नहीं कि आर्गुमेंट गलत है, बल्कि इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये जो पर्सन जो आर्गुमेंट दे रहा है उसको आप गलत प्रूफ कर देते हैं। अब जैसे कि आपको बताऊं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि सबसे पहले सिगरेट से कैंसर होता है, इस बात को डिस्कवर किया था, नाजी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जब हिटलर का रूल जर्मनी में चल रहा था। लेकिन सारी दुनिया में साइंटिस्ट ने उसको मानने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा साहब नाजी साइंस है और ये सही नहीं हो सकता। बाद में अल्टीमेटली जब इसको टेस्ट किया गया तो सही माना गया। उसी तरीके से जो आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको रिजेक्ट कर दिया हिटलर ने। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि वो ज्यू की थ्योरी थी। समझ गए आप? जबकि अल्टीमेटली वो बाद में सही पाई गई, और शायद वो एक बहुत बड़ा कारण था कि हिटलर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाया। तो यहां पे हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट को अटैक करने की जगह पे हम उस आदमी पे अटैक करते हैं जो कि आर्गुमेंट दे रहा है, और ये प्रूफ करते हैं चूंकि तुम गलत हो तो तुम्हारा आर्गुमेंट कैसे सही हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई मैंने ये बात करी और मैंने इसको पैसा दिया, या जो भी बात कर रहा है, आप कहते हैं अरे यार तुम नेता आदमी हो, नेता आदमी तो का क्या विश्वास किया जा सकता है, भले ही वो आदमी सही बात कर रहा हो। उसी तरीके से मान लीजिए कि आप किसी पार्टी के फेवर में बोल रहे हैं, किसी धर्म के फेवर में बोल रहे हैं, तो कई बार लोग कहते हैं अच्छा ये बताओ कितना पैसा मिला तुमको। मतलब उनका ये एजम्पशन है कि साहब पैसा लेकर के आप गलत बोल रहे हैं। वो आर्गुमेंट को टच नहीं कर रहे हैं, आपने जो आर्गुमेंट दिया सही है कि नहीं उस पर टच नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। या मान लीजिए कि आप मैंने खुद देखा है अपने प्लेटफॉर्म पे कि जैसे मैं ओशो को या आचार्य प्रशांत को क्रिटिसाइज करता हूँ, तो कहते हैं अरे तुम क्या हो, तुम्हारी क्या औकात है ओशो और आचार्य प्रशांत के खिलाफ में, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अब वो उस बात को टैकल नहीं करते कि मैं कह क्या रहा हूं। अरे भाई जो मैं बात कह रहा हूं कि किस वजह से गलत है, मैं हमेशा जब भी कोई बात करता हूं उसका रीजन देता हूं, आप उस रीजन को बताइए कि भाई रीजन क्यों गलत है। उसको अटैक नहीं करे, कहते तुम क्या ओशो के सामने, तुम क्या आचार्य प्रशांत के सामने। ठीक है, तो ये चीज जो है इसको हम एड होमिनम फैलेसी कहते हैं। यहां पर जो है हम बजाय इसके कि आर्गुमेंट को डिमोलिश करें, हम उस आदमी को डिमोलिश कर देते हैं कि तुम गलत हो, और तुम गलत हो तो तुम्हारा आर्गुमेंट कैसे सही हो सकता है। दूसरी दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैलेसी होती है जिसको हम स्ट्रॉ मैन फैलेसी कहते हैं। स्ट्रॉ मैन क्या होता है, आपने देखा होगा बजूका होता है जो पुआल का आदमी बना होता है ना, आपने देखा होगा कि वो लोग जो हैं वो अक्सर जो है एक तो प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जाता है, जो लोग आर्मी में शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं वहां एक पुआल का आदमी बना देते हैं, उसको शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो उसको बेसिकली स्ट्रॉ मैन फैलेसी का मतलब कि वो जो जो आदमी है, जो पुआल का आदमी, वो तो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, तो आप क्या करिए उसको शूट करिए, चाहे जो करिए वो कुछ नहीं कर सकता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, स्टर्मन फैलेसी में क्या होता है कि जो भी एक्चुअल आर्गुमेंट है उसको एड्रेस करने की जगह हम एक सिमिलर टाइप का आर्गुमेंट उसको प्रेजेंट करते हैं जो कि एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है, और फिर दूसरे आर्गुमेंट को गलत प्रूफ कर देते हैं। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर देते हैं कि तुम्हारा पहला वाला आर्गुमेंट भी गलत है। ये एक बड़ी एक पॉपुलर ट्रिक होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि भाई कास्टिज्म जो है वो बड़ा ही इविल और आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, आपने देखा होगा कि मैं कहता हूं कि कास्टिज्म का कोई बेसिस नहीं है, बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट है और ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, आज इसको हटा देना चाहिए। तो अब बजाय इसके कि वो इस बात को कहें कि मैंने पूरा एक वीडियो मान लीजिए बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने बीसियों रीजंस दिए हुए हैं कि क्यों गलत है, वो उस बात को बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई तुम हिंदुइज्म को क्यों हेट करते हो, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इस्लाम। अब ये देखिए जो है इन्होंने एक स्ट्रॉमैन फैलेसी कर दी, उन्होंने एक ऐसी चीज पे अटैक कर दिया जिसका डिफेंस करना मुश्किल हो जाता है कि भाई आप हिंदुइज्म को हेट करते हैं, ये उन्होंने आपके ऊपर चार्ज लगा दिया। उसी तरह मान लीजिए कोई नेता है, अपोजिशन का नेता, वो कहता है भाई हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। अब वो आर्गुमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन वो इसका जो रूलिंग पार्टी वाले हो रहेंगे वो कहेंगे साहब अरे तो तुम फिर पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्यों उनके हैंड्स में खेल रहे हो, और पाकिस्तान वाले तो तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अब वो इस बात पे डिस्कस नहीं करेंगे कि वो जो बात कह रहे हैं उसमें सही है कि नहीं। भाई लॉजिकल बात यह है कि हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी बुराई की बात है। लेकिन वो उस बात को आर्ग्यू नहीं करेंगे, वो इस बात को कहेंगे कि तुमने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है और तुम पाकिस्तान की मदद कर रहे हो या बांग्लादेश की मदद करो या चाइना की मदद करो। इस तरीके से इसको हम कहते हैं स्ट्रामैन फैलेसी। और ये एक ऐसी चीज है कि जो आपका वीक पॉइंट है जिसपे आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं। अब ये तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप की दोस्तों फैलेसी होती है, इसको हम कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन और सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी। बेगिंग द क्वेश्चन जो होता है बेसिकली क्या होता है कि एरिस्टोटल फ्रेज से आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने कंक्लूजन तो पहले ही एज्यूम कर लिया, उसको आपने ऑलरेडी प्रेमिसेस में डाल दिया और फिर घुमा फिरा करके जो चीज आपने ऑलरेडी एज्यूम कर दी उसी को आपने स्टैब्लिश कर दिया। इसको सर्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कंक्लूजन से प्रेमिसेस प्रूफ होता है, प्रेमिसेस से कंक्लूजन प्रूफ होता है। अब देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम एक कहते हैं कि साहब गॉड एग्जिस्ट बिकॉज बाइबल से सो एंड बाइबल इज ट्रू बिकॉज गॉड इज वर्ड। बाइबल भगवान का प्रूफ क्या है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। और बाइबल सच क्यों है, क्योंकि भगवान ने कहा हुआ है। अब आपने देखा कि ये सर्कुलर आर्गुमेंट हो गया, भगवान से बाइबल की सत्यता को प्रूफ किया गया और बाइबल की सत्यता से उसी भगवान को प्रूफ किया गया, गोल गोल घुमा दिया। उसी तरह देखिए दूसरा आर्गुमेंट है कि प्रेयर वर्क्स बिकॉज गॉड आंसर्स द प्रेयर। कहते हैं भाई प्रेयर बिल्कुल काम करती है क्योंकि भगवान हमेशा अपने प्रेयर भक्तों के जो है प्रेयर्स को आंसर करते हैं। और क्यों, क्या इसका एविडेंस, क्या एविडेंस ये है कि हमें मालूम है कि भगवान प्रेयर को आंसर करते हैं, इसीलिए प्रेयर काम करती है। अब देखा आपने यहाँ पे कि किस तरीके से प्रेयर से भगवान को प्रूफ किया गया, भगवान से प्रेयर को प्रूफ कर दिया गया। इसी तरह देखिए लोग कहते हैं गीता तो बड़ी डिवाइन है, वो तो ईश्वरीय है। क्यों, क्योंकि गीता भगवान का शब्द है। और आपने देखा कि गीता से भगवान को प्रूफ किया गया, भगवान से गीता को प्रूफ कर दिया गया। तो इसको हम बेसिकली सर्कुलर आर्गुमेंट कहते हैं, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी चीज प्रूफ करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट प्रेमिसेस, इंडिपेंडेंट एविडेंस की जरूरत होती है। अगर इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है आपके पास में तो इसका मतलब कि फिर कंक्लूजन का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा जो भी आपके पास एविडेंस है उससे उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कम रहती है। और इसलिए अगर आपने वही चीज अगर प्रेमिसेस में डाल दी तो फिर कंक्लूजन को कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट फैलेसी होती है, आपने देखा होगा बहुत कॉमन है, वो ये होती है अथॉरिटी फैलेसी। यहां पे हम क्या करते हैं, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन बता देते हैं, आर्गुमेंट की बात नहीं करते हम, किसी एक्सपर्ट की, भाई ये तो आइंस्टाइन ने कहा था, ये तो गीता में लिखा है, ये तो कुरान में लिखा हुआ है, ये तो बाइबल में लिखा हुआ है, ये तो जो है वो साहब भगत सिंह ने कहा था, ये तो शिवाजी ने कहा था। इस तरीके की बातें होती है। मतलब वहां पे हम जो है आर्गुमेंट के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करते हैं, हम वहां पे किस बात की चर्चा करते हैं, किसने कहा था। और फिर चूंकि वो चीज बहुत हाईली रिस्पेक्टेड होती है सोसाइटी के अंदर, या लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, उसके बेसिस पे फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि साहब इसका मतलब ये बात सही है। जैसे कि एक आर्गुमेंट लीजिए, बाइबल कहती है कि भाई भगवान ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, तो ये सही होनी चाहिए क्योंकि बाइबल तो भगवान का शब्द है। तो आपने देखा इस बात को, यहाँ पे भगवान को क्रिएट कैसे किया गया इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। और यही चीज आप देखेंगे जो हमारे पुराण हैं उसमें भी यही है, कुरान में भी आपको ये मिलेगा, आपको ओल्ड हैब्रू बाइबल में यही मिलेगी, सारे धर्म शास्त्रों में यही मिलेगा। क्या एविडेंस है कि भगवान ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, क्योंकि हमारी किताब में लिखा हुआ है, धार्मिक किताब में, और धार्मिक किताब जो है वो तो भगवान का शब्द है, इस वजह से उसका एविडेंस की
जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान का शब्द कैसे गलत हो सकता है। उसी तरीके से आत्मा का, रीबर्थ, पुनर्जन्म का, कर्मा का, मुक्ति का, ये सारा कॉन्सेप्ट लोग कहते हैं सही है। क्यों? क्योंकि ये तो गीता में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, जो कि भगवान का शब्द है। तो यहाँ पे भी हम कोई एविडेंस देने की कोशिश नहीं करते हैं कि भाई क्यों सही है, क्या एविडेंस है इसका, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि चूंकि ये इस धर्म ग्रंथ से आता है, इस वजह से ये गलत नहीं हो सकता, ये सही ही होगा। तो इसको हम अपील टू अथॉरिटी फैलेसी कहते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको वेलकम करते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप पूछिए इसमें, और अगर कोई भी डाउट्स हैं उसको आप पूछिए, और हम उसका आंसर करेंगे। एनी एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। अभिषेक, आप हमसे इनके क्वेश्चंस को देखें और जो भी डाउट्स हो आप मुझे बताइए। सर एक अपना ऐसे पूछ रहा था कि जैसे आपने कहा था ना कि स्टार्टिंग में कि कुछ लोगों को अगर चीज़ें पता चल जाए तो लोग वो ना करें। तो हाँ, जैसे स्मोकर्स को पता होता है कि मतलब स्मोकिंग हेल्थ को नुकसान करेगी, फिर भी उनकी टेंडेंसी या बाइसेस ऐसे कौन से होते हैं कि जिनकी वजह से वो करते ही रहते हैं। बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, ऐसा है कि लाइफ में हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट कोई भी डिसीजन है, जैसे आपको पता होगा मिठाई खाना भी नुकसान करता है ना। मिठाई खाने से भी आदमी जो है वो उसको डायबिटीज हो सकती है, उसकी अर्ली डेथ हो सकती है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो ज्यादा खाना खाना भी नुकसान करता है कि नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो देखते हैं कि भाई सिगरेट से कैंसर होने के कितने चांसेस हैं। तो आपने देखा कि 10% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि कैंसर नहीं होगा। अगर आप 10 स्मोकर्स को जानते हैं तो मोस्ट लाइकली 9 लोगों को कैंसर नहीं होगा। तो वो इस बात पे करते हैं कि भाई कैंसर नहीं होगा, अब लाइफ को आज एंजॉय कर लो, ठीक है। पहला तो रीजन ये होता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उनको लगता है कि जो सिगरेट से हमें मजा मिलता है उसके लिए इतना रिस्क लिया जा सकता है। जैसे लोग करप्शन जो करते हैं, आप देखिए करप्शन का एग्जाम्पल लें, तो करप्शन जो आदमी करता है वो अगर अरेस्ट हो जाए तो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं कितने सारे जेल में चले जाते हैं, उनकी जिंदगी प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। क्योंकि जेल में जाते हैं, प्रॉपर्टी टच होती, सारी सोसाइटी में इज्जत खत्म हो जाती, होती कि नहीं होती बताइए। लेकिन फिर भी वो रिस्क लेते हैं क्योंकि उनको लगता है जो बेनिफिट उससे मिलने वाला है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट है वो काफी कम है। तो पहला कारण तो ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दूसरी चीज क्या होती है कि लोग जो है वो इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन होता है, टेम्पटेशन जो होता है, जो इमीडिएट प्लेजर होता है, उसको वो रोक नहीं पाते हैं। उसके लिए जो है ये आपके जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी। जब प्लेटो ने, जब सोक्रेटिस ने कहा कि जो नॉलेज होती है इट इज एक्चुअलाइजर ऑफ एक्शन, कि नॉलेज जो हमारी होती है उससे जैसी जिसकी नॉलेज होती है वैसे ही उसकी एक्शन होते हैं। अच्छी नॉलेज होगी अच्छा एक्शन होगा, बुरी नॉलेज होगी बुरा एक्शन होगा। तो एरिस्टोटल ने उस बात को डिनाई किया, और एरिस्टोटल ने इस बात को कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अच्छी नॉलेज होते हुए भी गलत काम को कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वर्च्यू जो होती है, जिसको हम अच्छी क्वालिटी कहते हैं भाई ये आदमी बड़ा अच्छा इंसान है। तो उन्होंने कहा कि कोई आदमी जन्मजात अच्छा इंसान नहीं होता है। अच्छा इंसान वो होता है जो हमेशा अच्छे काम करे और बुरे काम ना करे। और जब आप अच्छे काम लगातार करते रहते हैं तो आप अच्छे इंसान बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा इंसान पैदा होता है। तो इसी तरीके से जब आप लगातार टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करते रहते हैं तो आप टेम्पटेशन को ओवरकम कर लेते हैं। जैसे वो आदमी वेट लिफ्ट करने से उसकी मसल्स मजबूत होती हैं, वैसे टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने से आपकी विल पावर मजबूत होती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपके पास कोई भी टेम्पटेशन आएगा फट से उसमें फॉल कर जाएंगे। तो सिगरेट है, या बहुत से लोग आप खाने में देखा होगा कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया ये मत करो, ओवरवेट है, बीमारियां चल रही हैं, फिर भी वो रोक नहीं पाते हैं इमीडिएट टेम्पटेशन। तो इसके दो कारण हो गए, एक तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया जो मैंने आपको बताया, और दूसरा कारण यह है कि उनका अपने टेम्पटेशंस पे कंट्रोल नहीं रहता। और जब तक आप एक उस पर कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, और कंट्रोल कैसे होगा, जब आपका रैशनल माइंड ज्यादा पावरफुल होगा अपने इमोशनल माइंड से, और जब ये होगा तब आप अपने को कंट्रोल कर पाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके आपको उसकी तरफ टेम्पटेशन ही नहीं होगा। आपको एक बार पता चल गया भी सिगरेट खराब चीज है, फिर आपको छुएंगे नहीं। उसी तरह खाने में आपको पता चल गया भी पिज्जा बर्गर नहीं खाना है तो नहीं खाना है, या मे बी वंस इन अ मंथ खा सकते हैं बट रेगुलर नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगी। सर लेकिन सिर्फ कैंसर तो नहीं, मतलब और भी चीज़ें साथ साथ में होती है, लेकिन उस रिगार्डिंग जैसे सर पॉल्यूशन रिगार्डिंग भी ऐसा है कि चलता है, लोगों में जो अवेयरनेस कोई आ भी जाती है फिर भी चलता है एटीट्यूड
रहता है देखिए उनका। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है ना कि उसके अंदर हमें बहुत ही बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए ये बहुत ही आपने पर्टिनेंट सवाल पूछा हुआ है। देखिए पॉल्यूशन आप सोचिए कोई आदमी जानबूझ के पॉल्यूशन फैलाने के लिए तो फैलाता नहीं है। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से पॉल्यूशन फैल रहा है कि नहीं है? या मान लीजिए आपने फसल जलाई उसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है। अब एक तरीका ये है कि आप गाड़ियों पे कंट्रोल कर दें कि भई गाड़ियों का हम लाइसेंस नहीं देंगे, गाड़ियाँ नहीं होंगी, गाड़ियों को हम जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में किया गया है, जापान में, इन सब चीज़ों में। अब उससे क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा, डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, कार की मैन्युफैक्चरिंग डिमांड खत्म हो जाएँगी, लोगों के पास में कन्वेंस के साधन खत्म हो जाएँगे या कम रहेंगे। इसी तरह जब आप फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ से पॉल्यूशन पैदा होता है, चाहे वो एयर का पॉल्यूशन हो, चाहे पानी का पॉल्यूशन हो। लेकिन फैक्ट्री भी ज़रूरी है क्योंकि फैक्ट्री से आपका जो है वो लोगों को जॉब मिलते हैं, प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। दो जो भी कंट्रीज़ आप देखते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कंट्रोल में है, वो बहुत ही महँगे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे जर्मनी का एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ। अब जैसे इस समय दिल्ली में पॉल्यूशन चल रहा होगा 400-500 के आसपास चल रहा होगा। वहीं पे आप अगर जर्मनी में मान लीजिए म्यूनिख में जहाँ पे हमारे मतलब बच्चे रहते हैं, वहाँ का आप देखेंगे तो 30-40 के आसपास में रहता है। बड़ा अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट रहता है। तो कैसे है वो? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है बहुत पैसा खर्चा करती है उस पॉल्यूशन को कम करने में। वहाँ पे आपको पता होगा, मैं गया था वहाँ पे 2 साल पहले। उनका एक 49 यूरो का पास रहता है। 49 यूरो का पास आप ले लीजिए, पूरे महीने आप जर्मनी के किसी भी पार्ट में किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रैम हो, चाहे मेट्रो हो, उस पे आप अनलिमिटेड सफर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसमें। और वो सारी बसेस जो हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बसेस हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बसेस आप देखेंगे जो हैं, बसेस हैं, मेट्रो, सब वर्ल्ड क्लास बसेस हैं। अब उसमें गवर्नमेंट का बहुत नुकसान होता है, गवर्नमेंट को उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर उसको सब्सिडाइज करने में खर्चा करना पड़ता है। और बहुत बहुत सारी बसेस हैं, 8 करोड़ की जो पॉपुलेशन, उसके लिए आप देखिए कितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब अगर वो चीज हम इंडिया में कॉपी करना चाहें तो हमारे पास पैसा कहाँ है? इलेक्ट्रिक बसेस लाना, इतनी सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाना, उसके लिए पैसे की जरूरत है, पैसा है कहाँ हमारे पास? तो ये सारी चीजें जो हैं, जो भी हैं, इसके पीछे बहुत फाइनेंशियल चीजें रहती हैं। और ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं कि पोल्यूशन, लेकिन आपको फिर बैलेंस करना पड़ता है डेवलपमेंट पे और पोल्यूशन। तो ये चीजें हैं आपकी। और चूंकि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, जॉब भी सर चाहिए, तो हमें इस पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बट धीरे धीरे हमें स्टेप्स लेने चाहिए कि हम अगले 5 साल 10 साल में इलेक्ट्रिक बसेस को बढ़ाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएं, ताकि धीरे धीरे करके पोल्यूशन कम हो। और अनफॉर्चुनेटली उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर रही है, क्योंकि उसके लिए फिर उसको जो बाकी पैसा फ्री बीज पे खर्चा कर रहे हैं वो सब कम करना पड़ेगा लोगों को। तो वोट की पॉलिटिक्स रहती है, ये सारी चीजें भी रहती हैं। सर जिंदल जी पूछ रहे हैं कि ओशो ने लॉजिकल फैलेसी का पूरा यूज किया और उनको लगता है कि उनकी लाइफ उन्होंने बर्बाद कर दी, हाँ उस बिल्कुल, उनके देखिए नॉलेज और ओशो जो उस है पर वो साथ साथ बिगड़। ओशो जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं लॉजिकल फैलेसी की। मैंने ओशो की कम से कम 10 किताबें 15 किताबें पढ़ी होंगी, और सैकड़ों वीडियोस मैंने उनके देखे हुए हैं। लेकिन मैंने ये देखा हुआ है कि ओशो जो है वो ऐसे ऐसे लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि लोग बड़ी आसानी से कन्विंस हो जाते हैं। और अगर आप डीप में उनके जाएंगे तो आपको पता चलेगा सब वो उनकी फैलेसीज हैं, है ना। ओशोज इज वेरी गुड इन फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम। वो लोगों को प्रॉब्लम बताने में बहुत उस्ताद है, वो हर एक चीज में कमी निकाल देंगे, लेकिन वो जो है सोल्यूशन कभी नहीं बता पाते हैं। सोल्यूशन उनके पास में कुछ भी नहीं है। और इसीलिए जो लोग ओशो को फॉलो करते हैं, चाहे वो देखिए विनोद खन्ना थे, महेश भट्ट थे, ऑलमोस्ट सभी लोगों का कैरियर खत्म हो गया जो लोग भी उनको फॉलो किए। तो ये लॉजिकल फैलिस, और लॉजिकल फैलिस ओशो की क्या बात करते हैं, आप सारे लोगों को ले लीजिए जितने भी हैं। आप आचार्य प्रशांत को आज के समय में ले लीजिए, जग्गी वासुदेव को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, जितने बाबा लोग हैं सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये आपको पता होने, नेता लोग इस्तेमाल करते हैं, नेता लोगों को देखिए खूब इस्तेमाल करते हैं, मैंने देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। और अगर आप नहीं उनको समझ पाते हैं, अगर आपके अंदर ये ज्ञान नहीं है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो डेफिनेटली फिर आप एक्सप्लॉइट होंगे। तो ये तो आपकी कमी है ना, आपको अपने ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, लॉजिकल फैलेसी, इन सब चीजों के बारे में जानना है। ओशो के बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी हमारा उस पे है, चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। और हमने हमने अब एक लिंक शेयर की है इसमें, आपका क्रिटिकल थिंकिंग का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे हम आपको कोर्सेज, जो एक फुल कोर्स है हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्रिटिकल थिंकिंग का, वो हम आपको ऑफर करते हैं जो यूडेमी पे है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने यहाँ पे दी हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग देखिए डेवलप करना आपकी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मान लीजिए इग्नोरेंट हैं और लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं तो इसमें उनकी आपकी गलती है। आप क्यों अपने को एक्सप्लॉइट होना देना चाहते हैं? आप देखिए बाबाओं के सामने लाखों लोग बैठे रहते हैं, तो उसमें बाबाओं की गलती को, उन इंसानों की गलती जो वहां पे जाकर के बेवकूफ बनते रहते हैं। आप बताइए, मैं तो उन इंसानों को गलत मानता हूं। अगर इस तरीके के इंसान ना होते, बाबा लोग कहां से प्रोग्रेस करेंगे? इस तरीके की अगर पब्लिक ना हो तो ये नेता लोग कैसे उन पर रूल करेंगे? कास्टिज्म और कम्युनलिज्म और करप्शन और ये सारी चीजें करते। तो कहीं ना कहीं हमें अपने गिरेबान में भी झांक के देखना है कि भाई हमारे अंदर क्या कमी है। तो हम अगर मूर्ख हैं तो फिर दूसरे मूर्ख हमारे हमें बनाएंगे, फिर हम उनको कैसे ब्लेम करते हैं? ये तो बिजनेस है उनका, ये तो बिजनेस है। हमको बेवकूफ बनाते हैं और अपना करोड़पति अरबपति बन के बैठे रहते हैं। तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी को लेने की बहुत जरूरत है। सर साहिल जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्पेशल प्ली फैलेसी भी थीफ यूज करते हैं। कौन से? स्पेशल प्ली फैलेसी सर मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई आर्गुमेंट मैं दे रहा हूँ तो वो मैं खुद तो अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन आपसे चाहता हूँ करो, तो वैसे शायद ये थीफ्ट ऐसे देते हैं ना कि मतलब यूनिवर्स को किसी ने तो बनाया होगा, तो आता है भगवान ने, फिर जब आती है बात कि भगवान को किसने बनाया होगा तब चुप बैठ जाते हैं, या वो नहीं तो खुद वही में चीज है ना। अप्लाई नहीं देखिए करते मैं तो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भगवान पे फैलेसी पे जाते हैं कि भगवान ने यूनिवर्स को बनाया हुआ है जैसा कि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो इसमें दो तीन प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि कौन से भगवान ने बनाया? अगर आप हिंदुइज्म की बात करें तो ब्रह्म पुराण के हिसाब से ब्रह्मा ने बनाया, शिव पुराण के हिसाब से शिव ने बनाया, विष्णु पुराण के हिसाब से विष्णु ने बनाया, और उन्होंने बाकी दोनों देवताओं को, दोनों भगवान को पैदा किया। अगर आप बाइबल को देखें अलग थ्योरी है, अगर आप कुरान को देखें डिफरेंट थ्योरी है, अगर आप ग्रीक मैथोलॉजी को देखें डिफरेंट थ्योरी। तो किसने बनाया? दूसरी बात यह है कि कोई भी ऐसी धर्म नहीं जिसने मैकेनिज्म बताया हो कि किस तरीके से यूनिवर्स बना है। सब लोगों ने सिंपली ये कहा कि भाई भगवान स्वयं भू है, उसने बना दिया। भाई ये मत पूछो कि कैसे बनाया हुआ है। वहीं पे जो साइंस है वो एक तो भगवान के एजम्पशन पे नहीं जाता है, दूसरी बात एक आपको मैकेनिज्म बताता है, एक साइंटिफिक मेथड बताता है और उसका एविडेंस प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से जो बिग बैंग थ्योरी है उसको एक्सेप्ट किया जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी में, क्योंकि जो भी उसके प्रोडिक्शंस हैं वो सारे के सारे टेस्ट किए गए और उसको सही माना गया। सर जिंदल जी कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत भी मतलब जो चीज सामने वाले को अच्छी लगे वही बोल देते हैं। वही तो आसार प्रशांत, देखिए ही इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन है ना। उनके मैंने देखे हैं बहुत सारे वीडियो, वो स्मार्ट आदमी है। और वो पहली बात तो यह है कि धर्म पे बिल्कुल आघात नहीं करते, है ना। अब जैसे मैं तो ये कहता हूँ भाई कोई भगवान है ही नहीं, और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब इंसानों ने लिखे हुए हैं। वो ये कहते हैं साहब नहीं, धर्म को, हिंदू धर्म को आप श्रुति और स्मृति में डिवाइड करिए। श्रुति जो है वो दैविक है, वैदिक वेद हो गए, उपनिषद हो गया, गीता हो गया, वो तो दैविक है, उसके अंदर कभी भी किसी रिचुअल की बात नहीं करी गई। जितनी कमियां हैं स्मृति में है जो कि श्रुति का इंटरप्रिटेशन है, जैसे आपके पुराण हो गए या जो इतिहास हो गया जिसमें रामायण महाभारत दोनों आता है ना। और इस तरीके से वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि साहब जो है वो कास्टिज्म जो है, या फिर जो हमारे यहाँ पे वुमेन्स का अलग स्टेटस था, ये सारी चीजें जो हैं वो गलत हैं, भ्रमित हैं लोग, और ये सब स्मृति से आती है। सही बात तो ये है दोस्तों कि स्मृति और श्रुति में कोई बहुत डिफरेंस है नहीं, है ना। अगर आप उनको स्टडी करेंगे तो उनका मेंटल लेवल जिन लोगों ने उसको तैयार किया सेम ही है। और जो श्रुति है, जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाला था कास्टिज्म पे डाला था, उसमें उसमें जो कास्ट का सिस्टम है या वर्ण का सिस्टम है वो वेद से ही आता है, और उसी को अल्टीमेटली जाकर के चाहे वो मनुस्मृति हो उसमें आपको डाला गया है या फिर पुराणों में डाला गया, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मदर ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ हिंदुइज्म इज वेद ओनली। उसी तरीके से गीता के अंदर भी आप देखेंगे कि गीता, पहली बात तो इस बात में डिस्प्यूट है कि गीता स्मृति है या श्रुति है। उसको अगर आप महाभारत का पार्ट मानते हैं तो वो स्मृति हो जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण का शब्द मानते हैं तो वो श्रुति हो जाती है। तो पहले तो उसी बात पे कुछ लोग कहेंगे साहब स्मृति है, कुछ लोग कहेंगे श्रुति है। और दूसरी बात है कि कास्टिज्म है या वुमेन्स का इंफीरियर स्टेटस है, ये गीता में भी दिया हुआ है। तो ये सिर्फ बहकाने की बातें होती है। उसका कारण क्या होता है कि ज्यादातर लोगों ने ना तो वेद पढ़े हुए हैं, ना गीता पढ़ी हुई है, ना पुराण पढ़े हुए हैं। आप उनको दो चार कोटेशन दे करके आप बता दीजिए, वो कन्विंस हो जाते हैं। और लोगों का विश्वास भी धर्म पे बना रहता है, कहते साहब हमारा धर्म जो हिंदू धर्म वो तो बहुत ही बेस्ट धर्म है। आप देखिए जितने भी लोग हैं वो उस बात, क्योंकि उन आपको वैलिडेशन चाहिए।
आपको मालूम है कि हिंदू धर्म में कितनी कमियां हैं, इतना ह्यूज कास्टिज्म है, इतना उसके कारण रिजर्वेशन है, और सब एक दूसरे से कितनी लड़ाई। अगर आप कभी सोशल मीडिया में जाइए, देखिए कितना कास्ट के बेसिस पे लड़ाई होती है। नेताओं के बीच में जाइए, कॉमन कम्युनिकेशन के बीच में जाइए, तो आप देखेंगे कितना लोग डिस्ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हम उसको कवर करते रहते हैं, कवर करते हैं, उसको डिस्कस ना करो भाई हमारा धर्म बड़ा सुपीरियर है। कुछ मूर्ख लोग हैं जो कि उसका गलत इंटरप्रेट, अरे मूर्ख लोग कुछ हो तो ठीक है, 2% 4%, 99% लोग अगर हैं ऐसे जो कि जन्म के हिसाब से ही आपका जाति डिसाइड करते हैं, तो भैया फिर ये कुछ मूर्ख लोग कैसे हुए? फिर तो पॉपुलर कॉन्सेप्ट हुआ ना। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जाति मानता है, आपका जो है वो पॉपुलर 99% लोग मानते हैं, तो धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ उसका क्या मतलब रह जाता है? और मैंने आपको बताया कि ये स्मृति और श्रुति का एक भ्रम है जो फैलाया जाता है। अदरवाइज जो है ये सब जो है एक ही स्रोत से आते हैं, और आप अगर ढूंढेंगे तो वही चीजें आपको वेदों में भी मिल जाएंगी जो आपको स्मृति में मिलती हैं, और उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ प्रशांत जी कहते हैं कि वो 9 to 5 जॉब करते हैं और डेली का 1000 रुपीज कमा रहे हैं। उनके अंदर अर्ज है कि और ज़्यादा कमाए, तो ये अर्ज अच्छी है या बुरी है या सिर्फ सेटिस्फाइड रहे। ये भी देखिए आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे डिसाइड करना चाहिए। बात यह है कि आपको अगर मान लीजिए कि 9 to 5 जॉब करते हैं और आपको पैसा मिल रहा है 1,000 रुपये पर डे, महीने में 30,000 आप कमा रहे हैं, तो 30,000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा तो आज के समय में पैसा माना नहीं जाएगा। अब उसके बाद में आपके पास में, आप सपोज करिए कि आप 4 घंटे और काम करते हैं, और 4 घंटे काम करने के बाद में आप मान लीजिए कि 500 रुपये और कमा लेते हैं, अगर उसी प्रपोर्शन में हम देखें तो आप 45,000 रुपये कमा लेंगे या 40,000 रुपये कमा लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि उस पैसे का आप क्या करेंगे। एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उतनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, जो भी पैसा आदमी कमाता है उसकी कीमत वो किससे पे करता है? उसकी कीमत पे करता है अपनी लाइफ से पे करता है, क्योंकि जितने घंटे आपने काम किया पैसा कमाने के लिए सिर्फ, उतनी आपकी लाइफ उसमें चली गई। तो आपको देखना है कि उससे जो बेनिफिट होने वाला है क्या उससे ज्यादा होने वाला है। तो आप अगर कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं करिए, लेकिन आपके अंदर मेन चीज है कि सेविंग करिए उसमें। अगर आप 30,000 कमाते हैं तो उसमें भी अगर आप 10-5 हज़ार रुपये बचाते रहेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले 10-15 साल के अंदर आप इस सिचुएशन पे रहें कि फिर आपको कम काम करना पड़े, या काम के बिना भी आप सरवाइव करें। स्किल डेवलपमेंट पे आप काम करें, ये सबसे बड़ी मैं आपको सलाह दूंगा। देखिए एक बहुत ही फेमस है इनका लिंकन का कोट, दैट इफ यू गिव मी 6 hours टू चॉप अ ट्री, आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 hour इन शार्पनिंग द एक्स। अगर मुझे आप 6 घंटे दीजिए पेड़ काटने के लिए, तो पहले 4 घंटे में जो हमारी कुल्हाड़ी है उस पर हम धार लगाएंगे, क्योंकि जो 4 घंटे आप धार लगाएंगे उससे आपका पेड़ जो है वो फटाफट कट जाएगा। तो इसीलिए अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आपके पास जो पैसा बचता है उससे आप थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करें, नई स्किल्स को सीखें। अगर नई स्किल को सीखेंगे तो आप उतनी ही मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, बजाय इसके कि उसी चीज को आप ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा करके करने की कोशिश करें। सर जिंदल जी क्वेश्चन पूछते हैं कि नेता लोग भी अपने जाति वालों को अच्छे पद देते हैं। ये तो ही है, लेकिन फिर भी तो आप उन्हीं नेता को वोट करते हैं ना अपनी जाति के अपने परिवार वालों को वोट देते हैं, अपने परिवार वालों को मिनिस्टर बनाते हैं, परिवार के 10 लोगों को मंत्री बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन वोट तो आप उन्हीं को करते हैं ना। ये किसकी गलती है बताइए? ये अगर जो है जातिवाद जो है, ये जातिवाद फैला हुआ है, उसका कारण यह है कि लोग अपनी जाति पे वोट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरिट के हिसाब से वोट करने लगे तो नेता लोग भी मेरिट के हिसाब से मिनिस्टर बनाना शुरू करेंगे, है कि नहीं है? मेरिट के हिसाब से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू करेंगे। आप लोगों को इसलिए देते हैं भाई कौन कितना पैसा ऑफर कर रहा है 10-10 हज़ार रुपए बैंक में डाल दिए, आप फटाक से वोट कर देंगे। कुछ फ्री में दे दिया, आप वोट कर देंगे। आपकी जाति का है, वोट कर देंगे। आपके धर्म के हित में काम कर रहा है, वोट कर देंगे। आपकी जाति का रिजर्वेशन बढ़ा दिया, आप वोट कर देंगे। तो अगर आप इस बेसिस पे वोट करते हैं तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई नेता लोग जो हैं बड़े रैशनल रहेंगे? तो ये गलती मैं आपको बता रहा हूँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली जनता के ऊपर है। और अब जनता का तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, करोड़ों लोग क्या करते हैं इस पे तो आपका कोई जोर नहीं है, लेकिन कम से कम अपने ऊपर आपका जोर है। तो आप कम से कम अपने लेवल पे शुरू करें, जिसको गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, कि जो चेंज आप दुनिया में लाना चाहते हैं सबसे पहले उस चेंज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें।
और आप अगर बदलेंगे, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। आप अगर बदलेंगे तो दुनिया भी आपके साथ में बदलेगी। तो इसीलिए नेता लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ये जाति जो है ये जनता में इतनी डीप रूटेड है, और इसी वजह से नेता लोग भी जातिवाद करते हैं। सर वैसे वो पोल्यूशन वाले क्वेश्चन से याद आया कि जैसे एग्जांपल देते हैं कि बीजिंग में भी बहुत पोल्यूशन था, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? भैया बीजिंग की जो इकोनॉमी थी वो आपकी 1980s में इंडिया के बराबर थी। जीडीपी भी उनका बराबर था, पर कैपिटा इनकम भी हमारे बराबर था। और अभी उनकी जो पर कैपिटा इनकम है हमसे 6 गुनी बढ़ी है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो उन्होंने ग्रोथ किया उस वजह से वो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के पास में हमारे देश में पैसा ही कहाँ है। आप देखिए तो जो पैसा लोगों को बांटने के बाद में हॉस्पिटल्स के पैसे नहीं है, एजुकेशन में आप देखिए स्कूल्स में टीचर के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, पुलिस के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट के करोड़ लाखों पद खाली पड़े हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है। तो पैसा, और पैसा कैसे होगा जब कंट्री का डेवलपमेंट होगा। आज अगर सपोज करिए कि हमारी इकोनॉमी 6 गुनी बड़ी हो जाए तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू भी 6 गुना बढ़ जाएगा, और जब वो बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट 50 टाइप के स्टेप कर सकती है। तो चाइना जब गरीब था, हमारी तरह इकोनॉमी थी, तब उसके अंदर भी बहुत पोल्यूशन था। जब डेवलपमेंट हुआ तभी उसका पोल्यूशन कम हुआ। और चाइना के साथ में ये भी है कि भाई वो कम्युनिस्ट कंट्री है और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो नेता लोग हैं वो तो अगले इलेक्शन के बाद में सोचते ही नहीं है, उनको तो ये देखना रहता है भी अगला इलेक्शन जीतना है। तो ये डेमोक्रेसी की वीकनेस है, क्या करेंगे। लॉन्ग टर्म विजन तो किसी भी नेता का रहता नहीं है ना हमारे देश में। सर टेलीपैथी के बारे में आपके क्या विचार है? नहीं नहीं, टेलीपैथी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, टेलीपैथी का कोई एविडेंस नहीं है। कई बार कॉन्सिडेंटली ये चीज़ें सही हो जाती हैं कि आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, उसका फ़ोन आ जाए, या सिमिलर टाइप की थॉट्स हों दो लोगों के बीच में, बट टेलीपैथी इज़ टोटली इरेशनल। उसका कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी टेस्ट किए गए उसमें कोई एविडेंस उसका नहीं मिला है। जो भी, और ये जितने भी गुरु लोग हैं ना, सबकी वही वीकनेस है। और आप देखिए कि आपको किसी के करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई 100,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है किसी के पास में, सब आप ही लोगों से पैसा लेकर के, या जो धार्मिक लोग होते हैं उनसे पैसा लेकर के वो लोग अमीर बनते रहते हैं। अभी मैं सर टीवी पे ये देख रहा था, एक मंदिर का आ रहा था, पता नहीं कहाँ पे, राजस्थान में या कहीं पे मंदिर है। उस मंदिर का तो मैंने नाम भी नहीं सुना था, और उसमें दिया हुआ है कि साहब दिवाली के बाद से 34 करोड़ रुपए वहां पे डोनेशंस में आ गए। अब उसकी बड़ी महत्व हो गई, लोग जाने लगे हैं, 34 करोड़ रुपए वहां डोनेशन में आ गए। तो भाई ये दान होगा, फिर वो एक और मंदिर बनेगा और प्रचार होगा। तो ये सब अल्टीमेटली तो जनता के ऊपर आता है ना। वही जनता भिखारी को शायद 10 रुपया नहीं देगी, और वही जनता जो है शायद वो डिपार्टमेंट में अगर सरकारी महकमे में काम कर रही है तो बिना घूस लिए हुए वो कोई काम नहीं करेंगे, है ना। वहां पे वो कोई प्रिंसिपल नहीं लगाए, लेकिन वही आदमी जो है वो वहां पे जा करके लाखों रुपए वहां पे डोनेट करके आ जाएगा, सोचेगा पाप उसके धुल गए। तो अब ये सारी चीजें जो हैं वो इसी वजह से है, हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी। सर क्वेश्चन है, हाउ कैन यंगस्टर्स ट्राई टू, मतलब चाइनीज पीपल वाला माइंडसेट हम कैसे अपने? नहीं, चाइनीज माइंडसेट क्या, आप रैशनल बनिए। चाइनीज रैशनल है। चाइनीज में देखिए 80% लोग जो हैं वो एथीस्ट हैं, वो धर्म पे नहीं मानते हैं। चाइना का जो प्रोग्रेस है कोई रैंडम नहीं हुआ है। चाइना का प्रोग्रेस बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है। उनका जो कल्चरल रिवॉल्यूशन था उसके अंदर उन्होंने जितनी धार्मिक मान्यताएं उसको खत्म किया, जितने धार्मिक जो लोग हैं उनको भागना पड़ा, बहुत सारे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया गया वहां पे। तो रैशनैलिटी जब वहां पे प्रमोट हुई और इरेशनैलिटी को उन्होंने खत्म किया, तब उसका फल उनको मिला। तो आप देश के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने लेवल पे तो अगर आप रैशनल होंगे तो आप सक्सीड करेंगे। और देखिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, एक फेमस कोट है मार्क ट्वेन का जो मैं अक्सर कोट करता हूँ, कि लेट अस बी ग्रेटफुल टू द फूल्स बिकॉज ऑफ देम वी आर सो सक्सेसफुल। अगर ज्यादातर लोग जो हैं वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो उसको आप पॉजिटिव सेंस में भी देख सकते हैं कि भाई उसकी वजह से आपके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर इंडिया में जो है 90% लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, बुरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि अगर 100% लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलती तो आपका सक्सेस पाना 10 गुना मुश्किल हो जाता। तो आपको ये भी चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं रैशनल पाथ को, तो उससे आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेट अस सी द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट, क्योंकि इंडिया जो करेगा, लोग जो करेंगे, उसके बारे में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ना नेता आप बदल सकते हैं ना लोगों को बदल सकते हैं।
और बदलाव होगा भी तो बहुत सालों में होगा, कम से कम हमारी लाइफ टाइम में तो नहीं होने वाला है। लेकिन अपने लेवल पे तो आप बदलाव भी इस मूवमेंट से ला सकते हैं। लाइए, आज से लाइए, तुरंत चेंज हो जाएंगे आप। तो चाइनीज माइंडसेट डेवलप करना कोई मुश्किल नहीं सर ये अनुराग जी का क्वेश्चन है, खाटू श्याम, मतलब एक खाटू श्याम जो भगवान है उनका एक नया है। हाँ, ट्रेंडिंग मेरे ख्याल से खाटू श्याम की आजकल बात कर रहे चलता थे, है उन्हीं की बहुत बात कर रहे थे। इंस्टाग्राम में। 34 करोड़ है शायद, उन्हीं उन्हीं की मैं बात कर रहा था। मैंने उनका नाम पहली बार सुना। मतलब सर आजकल ऐसा हो रहा है कि नए नए भगवान या कुछ ऐसा ट्रेंडिंग हो जाते हैं, आ, और लोग फिर वायरलिटी में उधर जाने भी लगते हैं, उनमें से किसी किसी का काम भी बन जाता है, फिर वो और ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाता है, तो सर। अब क्या किया जाए भाई, ऐसा एक दो नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे, है ना। और जिस मंदिर के बारे में, अब जैसे वैष्णो देवी का मंदिर था, वहां पे एक फिल्म बन गई अवतार, उसमें चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और उसके बाद में वहां पे जाने वालों की लाइन लग गई। उसी तरीके से सत्य जो साईं बाबा का मंदिर है, उस पर एक साईं फिल्म बन बाबा गई है, उस पे लोग जो है जाना शुरू कर दिए, क्योंकि गाना। लोग तो चमत्कार एक्सपेक्ट करते हैं। जब तक आपके दिमाग में ये है कि जो लॉ ऑफ नेचर है उसको आप वायलेट कर सकते हैं, आपके दिमाग में है कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जो अगर चाहे तो लॉ ऑफ नेचर को ब्रेक कर सकती है और आपको सक्सेस दे सकती है, तो फिर आप भागते रहेंगे मंदिरों के पीछे। और अगर जो है आपको ये लगता है कि नहीं साहब, अगर सक्सेस मिलनी है तो हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा, आप कर्म के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तो फिर आप नहीं भागेंगे ऐसे लोगों के पीछे। लेकिन हमने बताया कि जितना धार्मिकता का प्रचार होता है उतना ही ज्यादा सुपरस्टिशंस बढ़ते हैं, और उतना ही ज्यादा लोग जो है वो ईश्वरीय शक्ति से सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए जो मंदिरों में है, या आप देखिए जितने भी धर्म स्थान है, वहां पे नंबर ऑफ पीपल जो जाने वाले हैं पिछले 10-15 सालों में कई गुना हो गए हैं, और नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं पे मैं आपको बताऊं, मैं जर्मनी में गया था, मैंने बताया आपको कि वहां पे जो चर्चेज हैं खाली पड़े हुए हैं, वहां पे आपको दिखेंगे नहीं लोग, वहां पे टिकट लेके जाना पड़ता है, और वो भी ज्यादातर लोग टूरिस्ट प्लेस की तरह जाते हैं। जो बड़े बड़े चर्चेज जिनके पास इतनी पावर्स होती थी, दे हैव बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट, पिकनिक स्पॉट्स, क्योंकि वहां पे लोगों का धीरे धीरे करके जो है विश्वास खत्म हो गया है वहां पे। और हमारे यहाँ पे दिन दुनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ रहा है। सर नए नए मंदिर और आते जा रहे हैं हम, मतलब जिसका नाम नहीं तो सुना था बनेंगे अभी, भाई, जैसे। जितने मंदिर, जितने, जब मंदिर इतना प्रॉफिटेबल है कि तो अब क्यों नहीं कोई करेगा भाई। आप उतना ही पैसा अगर किसी अस्पताल में लगाइए या फिर किसी चीज में लगाइए, उसमें कोई रिटर्न नहीं आएगा आपको, है ना। तो अगर मंदिर में इतना हाईवी रिटर्न आ रहा है, इतना डोनेशन आ रहा है, तो क्यों नहीं लोग करेंगे भाई। वोट्स भी आ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन दिगंत शास्त्री को पूछा था कि लोग मंदिर क्यों जाए, भगवान तो हर जगह है। तो उन्होंने हम्म। बोला कि जैसे भगवान तो हर जगह है, लेकिन जैसे हवा हर जगह है, लेकिन आप अगर पंखे के नीचे बैठोगे तो हवा ज्यादा लगेगी आपको। हम्म। तो वैसे ही आप हमारे जैसे किसी मंदिर में जाओ, स्पेशली हमारे वाले मंदिर में, और 21 बार, हम्म। तो हम्म। आपका काम बन जाएगा 100%, वो भी गारंटी के साथ। हाँ, तो वही तो है ना, उसका कोई अगर कोई स्टडी करे तो पता चलेगा कि कितने लोग गए, कितने लोगों का काम बना। बात ये वही। है, बात ये है कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे घर पे हमारा जो मंदिर है छोटा सा, अगर हम वहां पे पूजा करते हैं तो हमें एक्स अमाउंट ऑफ फायदा होता है, अगर आप इस माइंड सेट के हैं, तो नेचुरली आपको अगर कोई ये बताता है कि ये मंदिर जो है वो वहां पे आओगे आपको 10x फायदा होगा, तो आप जाओगे वहां पे। तो आपकी शुरुआत तो वहीं से होती है ना। ये विश्वास अगर आपके अंदर है कि भगवान जो हमारे, उनका जो स्टैचू है या उनकी जो मूर्ति है या जो उनकी प्रतिमा है, उसकी पूजा करने से वो हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी सक्सेस के रेट बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप ऐसी जगह पे जाना पसंद करोगे जहां पे भगवान की ज्यादा पावर हो। और डेफिनेटली आप मंदिर में जाते हैं, ह्यूज स्ट्रक्चर रहता है, करोड़ों का मंदिर बना हुआ है, लाखों लोग जा रहे हैं, तो आपको साइकोलॉजिकली लगता है कि आपका अब मनोरथ आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन शुरुआत तो वहीं से होती है ना, शुरुआत तो घर से ही होती है, शुरुआत तो घर से ही होती है। सर तो ये एनालॉजी जो लगाते हैं, मतलब जैसे पंखे की एनालॉजी लगाई, या फिर कभी ऐसा करते हैं कि होगा वो मंदिर शायद 5, 10, 15 साल पुराना, लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि 300, 400 या फिर 3000 साल पुराना है, ऐसा। तो लोगों की आस्था और ज्यादा जुड़ जाती है। नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो लोगों की गलती है ना भाई। उनसे पूछो भाई क्या एविडेंस है आपके पास में कि लोगों की 100% मान्यता पूरी, आपने कोई स्टडी करी हुई है। वो तो किसी की पूछने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हर आदमी सोचता है मेरा काम हो जाए, मैं जाके काम करवा लूँ। तो हर आदमी अपने को होशियार समझता है ना। मैंने हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जोक मुझे याद है कि यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हनुमान जी का बड़ा फेमस मंदिर है। तो वहां पे उसके बारे में जोक हुआ करता था कि एक आदमी गया बजरंग बली के मंदिर के सामने, उसने कहा बजरंग बली
1 लाख की लॉटरी निकाल दो, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये एक मतलब बहुत ही पुराना जोक है, तो उस समय 11 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो जोक क्या है कि बजरंग बली प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मुझको क्या मिठाई की दुकान नहीं पता है? मतलब ये कि 11 रुपए का प्रसाद, 1 लाख रुपए दे के 11 रुपए का प्रसाद खाऊंगा। तो ये बेसिकली एक जोक था कि 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा के लोग सोचते हैं 1 लाख रुपए का मिल जाएगा, है ना। तो अब उसका क्या करेंगे? अब ये तो आपको अपना दिमाग लगाना है ना। गाना है कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। भाई 1 पैसा दे के 10 लाख मिल रहा है तो बड़ा अच्छा बिजनेस है ना। लेकिन कभी आप देखिए कि किसी को मिलता है उसके बाद में। तो यहाँ तो हमारा ये, हमें तो वही तो बात है, सब लोग आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। अब आपके ऊपर है कि भैया अपने को कैसे बचाएं, ये तो आपके ऊपर है ना, ये तो आपको तैयार करना है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ लॉजिकल फैलेसीज, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, तभी आप ऐसे लोगों से बच पाएंगे। अदरवाइज आर्गुमेंट की कोई कमी नहीं है। आप मुझसे पूछिए भाई क्या एविडेंस है आपके पास। और पंखे पे जाना है तो हम और जाके फिर वहां पे ना चले जाए, जाके क्या कहते हैं जो बड़े हिल स्टेशन है वहां पे तो और भी अच्छा होगा। आपके मंदिर में क्यों आए भाई? हिल स्टेशन पे तो बढ़िया हवा भी आती है, बढ़िया मंदिर भी हैं, पुराने मंदिर हैं। सर, और ये जो ट्रांसजेंडर, जैसे कभी आप ट्रेन में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, अचानक से ट्रांसजेंडर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे रखते हैं, मतलब आशीर्वाद मिलेगा, और ना दो तो फिर बाद में फिर उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं, करते हैं ऐसा। हाँ, क्योंकि सर लोगों का मतलब ये ऐसा मान्यता है, मैं तो वसूली जानता हूँ टाइप कि लगता करोड़ों है। लोगों की मान्यता है हमारे साइड में कि ये जो जिनको हिजड़े भी कहते हैं हम लोग, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, कि उनका जो दुआ होती है और उनकी जो श्राप होती है वो बड़ा इफेक्टिव होता है। अब वो क्यों है, कोई स्टडी तो इस पे है नहीं, तो इसी चक्कर में लोग उनसे बड़ा डरते हैं कि अगर उसने श्राप दे दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और दुआ दे दी तो बड़ा फायदा हो जाएगा। तो ये मान्यता है, ये मान्यता, वही तो मैं कह रहा हूँ, मान्यता होती है, और उस मान्यता का वो फायदा उठाते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं कि भाई श्राप दे दिया तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप कभी जाइए वहां पे मंदिर में जाइए, जो पवित्र मंदिर होते हैं, वहां पंडा लोग ऐसे ही आपको डराते हैं कि ये दान कर दो नहीं तो श्राप दे दूंगा। अब लोग डर के मारे बेचारे दे देते हैं, है ना। उनको लगता है पंडा जी ने श्राप दे दिया तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे। तो ये डर जो आपके अंदर है, उसी डर का वो लोग फायदा उठाते हैं। और सर गलती से कुछ भी बुरा चला जाए तो फिर वो याद आता है कि हाँ, उन्होंने फिर वो बोला था। याद आएगा ना, वो क्योंकि वो दिमाग में आपके डर बैठा हुआ है ना, वो दिमाग में डर बैठा, लोग सोचते हैं अरे यार दे दो कुछ पैसा, क्या फर्क पड़ता है, और फिर उस चीज से उनको इंकरेजमेंट मिलता है। सर रजनीश जी पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट सबकॉन्शियस माइंड? कौन? सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पूछ रहे हैं, जो हमने शायद टेलीपैथी रिगार्डिंग जो बोला था देखिए, उसमें। सब कॉन्शियस माइंड जो है, वो जो भी चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं, जो भी चीजों पे हम विश्वास करते हैं, वो चीजें धीरे धीरे करके हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और वो फिर हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो जाता है। मैं उसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं। जैसे आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, शुरू शुरू में आप एक्टिव माइंड से सॉल्व करते हैं, सोचना पड़ता है, फिर सब कॉन्शियस माइंड में हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। साइकिल चलाना सीखते हैं, स्विमिंग करते हैं, पियानो प्ले करना सीखते हैं, सब शुरू शुरू में आपके सोच सोच के करना पड़ता है, ये दबाएं ऐसे करें। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जब सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो जाती है। तो ये पूरा एक साइंटिफिक इसका रीजन है, और जिसके ऊपर सारी कॉग्निटिव जो आपके बायसेस का जो प्रिंसिपल है, वो सारा का सारा उसी पे बना हुआ है। तो वहां पर ठीक है, लेकिन एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दूसरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करे कि मेरे दिमाग में क्या है और आपके दिमाग में क्या है, ये माइंड आपस में कम्युनिकेट करे, इसका कोई भी सबूत नहीं है, जो कि टेलीपैथी में लोग क्लेम करते हैं। सर ये भी करते रहते हैं, ऐसे आंखों के आगे लगा देते हैं पट्टी काली, और कुछ पढ़ लेते हैं, या फिर मतलब जादूगिरी करते हैं। बच्चों अब को वो तो देखिए सब जादू जादू के बच्चों ट्रिक्स को हैं, अगर कैसे जब तक आप उसका सीक्रेट नहीं पता तब तक वो जादू ही लगेगा आपको। वैसे। सर ये अब ये ओशो जी कहते हैं क्या? ओशो हाँ, और हाँ बोलिए, पूछिए क्या। 21 एज में उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? अब वो तो ओशो जी कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ भैया मुझे तो 5 ही साल में इनलाइटमेंट हो गया, तो उसका कोई मतलब है? इनलाइटमेंट, अब कोई भी आदमी कोई क्लेम, वो इनलाइटेंड तो मुझे लगता है लास्ट डे तक नहीं थे वो। लास्ट डे तक उनकी अगर आप बातें देखिए तो उसकी बातों में कुछ भी नहीं है कि जो इनलाइटेंड, अनलेस आपका ब्रेन वॉश्ड है, आपको उनकी हर बात में कोई ना कोई चालकीपना नजर आएगा, या उसके अंदर कोई फॉल्स लॉजिक नजर आएगा। तो किस तरीके से इनलाइटेंड है मुझे नहीं पता। क्लेम करने को तो कुछ भी कर सकता है ना, उनको कौन दुनिया में इनलाइटेंड मानता है बताइए। अमेरिका गए, वहां पे उनको अरेस्ट किया गया। आप कभी जाके देखिए, वो जो डॉक्यूमेंट्री है उनकी लाइफ पे, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ना। उसको आप देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या वर्ड का ओपिनियन है उनके बारे में। अब आप अगर नहीं इस बात को सोचना चाहते तो कोई क्या कर सकता है। सर वैसे अगर
आप आपके हिसाब से कोई, मतलब आप कैसे मान सकते हैं कि सामने वाला एनलाइटेंड है? मतलब क्या क्या आपको बिहेवियरली उस देखिए, ऐसा सामने है कि वाले इंसान में इनलाइटनमेंट जो है वो एक स्पिरिचुअल इल्यूजन है, समझे? क्योंकि जो आदमी वाकई में नॉलेजेबल है, जानकार है, उसको ये भी पता रहता है कि मुझे क्या नहीं पता। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोक्रेटिस, जिन्होंने इस बात को फेमस कोट कहा था कि द ओनली थिंग आई नो इज दैट आई नो नथिंग एंड दैट इज माई नॉलेज, है ना? और आप किसी फिजिक्स के बंदे से पूछें जो साइंटिस्ट है, उसको पता है कि फिजिक्स में उसको क्या नहीं पता है। अगर आप किसी लॉ के बंदे को पूछें तो उसको पता है लॉ के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या चीजें नहीं पता है। इनलाइटेंड आदमी ये मान लेता है जैसे कि उसको सब कुछ पता है और वो नॉलेज अंदर से आया हुआ। कोई भी इनलाइटेंड नहीं होता है। इनलाइटेनमेंट इज अ प्योर इल्यूजन, ठीक है? और लोग जो है, चूंकि इनलाइटेंड आदमी को हाथ पांव जोड़ते हैं, उनको लगता है बड़ा स्पेशल आदमी है, भगवान का गिफ्ट है, इसलिए उसके पीछे भागते हैं। अदरवाइज देर इज नथिंग लाइक इनलाइटेनमेंट। जो भी आदमी वाकई में ऑनेस्ट है तो वो हमेशा इस बात को कहेगा कि भाई मुझे ये चीज नहीं पता है। और अगर कोई आदमी ये नहीं कहता है कि मुझे ये चीज नहीं पता है और उसके पास हर सवाल का जवाब है, तो वो आदमी धोखेबाज है, वो आदमी आपको चीट कर रहा है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो होगा वो भी आपसे कहेगा भाई ये चीज मुझे नहीं पता है। वो पता है क्योंकि उसको 10 चीजें पता है, 100 चीजें नहीं पता है। क्योंकि नॉलेज जो है एक इनफाइनाइट है। कोई भी आदमी 1000 जन्म ले ले तब भी उसको सारी नॉलेज नहीं हो सकती है। तो कोई आदमी कहते नहीं साहब मैं इनलाइटेंड हूं, मुझे सब पता है, तो वो सिर्फ आपको मूर्ख बना रहा है। कोई आदमी इनलाइटेंड नहीं होता है। हर आदमी, बेटर नॉलेज हो सकती है, किसी आदमी की कम नॉलेज है, किसी आदमी की ज्यादा नॉलेज है, बट इनलाइटेंड मैं उसी को मानूंगा जो इस बात को एक्सेप्ट करे कि साहब मुझे सब नहीं पता है, मुझे ये पता है, ये नहीं पता है। और ये जो मुझे पता भी है, ये भी मुझे 100% श्योर नहीं पता है। अगर आप मुझे कुछ और बताएं तो मैं डेफिनेटली इसको रिविजिट करूंगा, ओपन माइंड रखता हूं। तो मेरा आज ये विचार है, अगर आप कुछ एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ वो आदमी, तो जो आदमी वाकई में नॉलेजेबल है, वो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहता है, लर्नर रहता है। कभी इनलाइटनमेंट अपने को इनलाइटेंड डिक्लेयर नहीं करता। इनलाइटेंड वही डिक्लेयर करता है जो लोगों को मूर्ख बनाना है। सर अनुराग जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका आजकल ऐसे बोल रहे हैं ना कि टेम्पल कंट्रोल हट जाए गवर्नमेंट से, तो फ्रीइंग टेम्पल के बारे में पूछ रहे हैं, और उसके जो फंड्स हैं वो लोग चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी में ही आए, जो आ नहीं रहे, मतलब सबके पास में जा रहा है। तो उस रिगार्डिंग आपकी ओपिनियन? नहीं नहीं, देखिए बात ये कि गवर्नमेंट जो है, जो फंड मैंने देखा, कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे मैं तिरुपति गया था, तिरुपति में गया हूँ पहले। उसके अलावा आप अगर वैष्णो देवी जाइए, या बहुत सारे साउथ में जितने टेम्पल्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वहाँ पे आप ये देखेंगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट वहाँ पे, उसका एक ऑफिसर रहता है, डीएम रैंक का, एसडीएम रैंक का ऑफिसर रहता है, पीसीएस आईएएस ऑफिसर। तो जितने पैसे आते हैं उसको वो मैनेज करता है और उस फंड का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ना? वहीं पर अगर ये सारी की सारी, बहुत सारे जो मंदिर हैं जहां पे इस तरीके का कंट्रोल नहीं है, वहां पे ये सारा फंड पुजारी लोग, पंडा लोग सब आपस में बांट लेते हैं और उससे जनता को कोई फायदा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट अगर उसमें आ रही है, गवर्नमेंट अगर कंट्रोल कर रही है, तो कम से कम उसकी अकाउंटेबिलिटी है, कितना पैसा आ रहा है उस पर है ना? बाकी ये तो आपके गवर्नमेंट का डिसीजन है मेरे हिसाब से। तो जो भी पैसा मंदिरों में जा रहा है उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इस बात का प्रॉपर ऑडिट, प्रॉपर एक रूल्स होने चाहिए कि उसका मिसयूज नहीं हो सके। सर प्रीति जी क्वेश्चन पूछ रही है, अपनी पिछली गलतियों से मुक्त होकर जीवन कैसे जिए? पिछली गलतियों से सीखिए। पिछली गलतियों से अगर आप सीख लेंगे और फिर उस गलतियों को दोबारा नहीं करेंगे तो आप बेटर लाइफ लीड करेंगे, क्योंकि आपकी गलतियां होने कम हो जाएंगी। जो भी आदमी पिछली गलतियों से सीखता है वो आदमी गलतियां कम करता है, और जब गलतियां कम करेंगे तो आपकी जिंदगी बेटर होगी। सर जैसे इसमें ऐसा रहता है ना, बहुत लोग गिल्टी, कुछ गलती से कर भी लिया हो या फिर जानबूझ के किया हो, गिल्टीनेस में एक्शन ही नहीं ले पाते। नहीं, देखिए जो भी चीज आपने की हुई है वो दो तरीके की है। या तो वो उसका सुधार किया जा सकता है। अगर उसका सुधार किया जाता है तो सुधार करने के प्रयत्न करिए। जैसे मान लीजिए किसी को आपने कुछ कह दिया, कुछ आपने किसी को हर्ट कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो आप उससे सॉरी बोल सकते हैं। किसी का नुकसान कर दिया, उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। तो कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कि आप सुधार कर लें, वो सबसे अच्छा सोल्यूशन है।
लेकिन अगर ऐसी गलती है जिसका आप सुधार कर ही नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, अब जैसे जिस को आपने कहा उसकी डेथ हो गई, अब आप कैसे उसको माफ करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कम से कम आप दूसरों को माफ कर दें, है ना, और वो गलतियां दोबारा ना करें। तो इस तरीके से जो गलतियां हैं, अगर वो आपके कॉन्शियस को चेंज करती हैं और उससे आप कुछ लेसन लर्न करते हैं, दोबारा उस तरह की गलतियां नहीं करते हैं, तो फिर जो है आप गलतियों से सीख करके एक अपनी बेटर लाइफ लीड कर सकते हैं। बिना गलतियां किए हुए कोई आदमी जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकता, नया सीख नहीं सकता। इसलिए गलतियां करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन गलतियों से लेसन ना सीखना जो है वो कमी है, वो हमें दूर करने की जरूरत है। सर एक क्वेश्चन था जिंदल जी का कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में आपके क्या विचार है? अंधविश्वास है, गलतफहमी फैला रहा है क्वांटम क्वांटम एंटेंगलमेंट का एंटेंगलमेंट? तो मैं शब्द ही पहली बार सुन रहा हूं, तो मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकता क्या चीज होती है। सर मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ कोई चीज समझ नहीं आती ना, तो उसको कुछ फिजिक्स का टर्म जैसा दे देते हैं और जस्टिफाई कर देते हैं, देखिए, ट्विन सबसे फ्लेम इंपॉर्टेंट चीज क्वांटम जो आपको समझने की है वो ये एंटेंगलमेंट कि ऐसा। क्वांटम मैकेनिक्स जो है, मैं देखिए फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, और सिविल सर्विसेज में भी मेरा फिजिक्स ऑप्शनल था जिससे मैंने क्लियर किया है, तो मुझे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बहुत जानकारी है। क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो माइक्रो लेवल पे काम करती है, एकदम एटॉमिक लेवल पे काम करती है ना। जो भी क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग लॉ है, या वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, ये सब काम करते हैं बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे। और वही लार्जर लेवल पे फिर आपकी न्यूटन फिजिक्स आ जाती है। तो इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स जो डिफाइन होती है वो सिर्फ माइक्रो लेवल, अब उसको लोग इस्तेमाल करके कि माइक्रो लेवल पे आप डाल देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, उसका कोई बेसिस नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स इज ओनली फॉर माइक्रो लेवल, एटॉमिक लेवल, माइक्रो से भी छोटा, एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे। तो उसका जो इस्तेमाल होता है उसमें कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। मस्जिद और मदरसे के फंड्स भी कंट्रोल सरकार को लेना चाहिए और देश के हित में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा योगी बाबा जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, मैं पर्सनली तो मैं समझता हूँ कि धार्मिक जो एजुकेशन है ये पढ़ानी ही नहीं चाहिए बच्चों को। मैं तो बिल्कुल पर्सनली इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। चाहे वो वैदिक एजुकेशन हो, चाहे वो गीता के एजुकेशन हो, चाहे वो कुरान के एजुकेशन हो, ये सारी की सारी एजुकेशन सिर्फ लोगों को ब्रेन वॉश करती है। इसलिए मेरे ख्याल से तो सभी लोगों को ये जो सेकुलर एजुकेशन है या जो साइंटिफिक एजुकेशन है वही उसको फॉलो करना चाहिए। और वो किसी भी धर्म के, बहुत सारे हिंदू जो वादी लोग हैं वो लोग भी कहते हैं कि साहब जो है ये गीता पढ़ानी चाहिए, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। और मैं कुरान या फिर बाइबल को भी स्कूल लेवल पे पढ़ाने के खिलाफ हूँ। और मैं आई विल बी वेरी हैप्पी अगर सारे बच्चों को जो है सेम एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। सर हेमराज जी का क्वेश्चन है कि इंडिया में रिलीजन और बिजनेस का कॉकटेल है, क्योंकि सब फेस्टिवल्स को रिलीजन से जोड़ के रखा है, इसलिए ह्यूमन हमेशा हैप्पी होने के ओकेजन का वेट करता रहता देखिए, जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे आपका दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, दुर्गा पूजा हो, नवरात्रि हो, उसको सेलिब्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। दे आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन, और वो आप बिना धार्मिक हुए भी उसको आप फॉलो कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप सोचते हैं कि नहीं ये वहाँ पे जाएंगे तो हमें कुछ भगवान खुश हो जाएगा, तो हमको ये फायदा हो जाएगा। आप उससे फायदा ना उठाइए, यू कैन सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल, और उसमें कोई मुझे तो बुराई नज़र नहीं आती, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर भगवान पे बहुत श्रद्धा हो। जावेद अख्तर साहब का एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी होली हमारे यहाँ पे मनाई जाती है, और ईद भी मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। तो वो एक पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है, उसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग मिलते हैं, और उसको आप इंजॉय करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नीतीश जी क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत सारे एथिस्ट हैं जो भगवान में तो नहीं मान रहे, लेकिन वो कास्ट और आइडेंटिटीज में बहुत ज्यादा मानते हैं। नहीं, अगर आप एथीस्ट हैं तो आपके कास्ट और धर्म को मानने के चांसेस भी बहुत कम है। देखिए, जो आदमी जितना धार्मिक है उतना ही कास्ट को मानेगा, उतना ही वो फेथ को मानेगा। अगर आप एथीस्ट हैं तो आपको मालूम है कि ये कास्ट कहाँ से आता है, धर्म से आता है।
और आप अगर धर्म को मानते ही नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं, तो फिर आप कास्ट को क्यों मानेंगे? मतलब ही नहीं उठता है। तो कोई भी आदमी जो एथिस्ट होगा, वो उसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो ना धर्म को मानेगा, ना कास्ट को मानेगा, ना रेस को मानेगा। तो और जितना धार्मिक होगा उतना ही इन सब चीज़ों को मानेगा। तो अपने धर्म को सही मानेगा, दूसरे को गलत मानेगा, अपनी कास्ट को या तो वो विक्टिम रहेगा या सुपीरियर मानेगा। अगर आप धार्मिक ही नहीं है तो आपको मालूम है कि सब इल्यूजन है, सब झूठ है, और इसलिए फिर कास्ट को मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सर, पीपल थैंक यू वेरी। हु बिलीव इन घोस्ट। हम्म। सर, एक क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब कुछ लोग घोस्ट, भूत प्रेत और वो सब में विश्वास करते हैं, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो ये सब भाड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो उसको टैकल कैसे करें? मेरे पास तो आज तक कोई चैनल नहीं आया। आप भूत की कहानी देखते हैं इसलिए भूत का चैनल आता है आपके पास में। यूट्यूब आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप भूत के चैनल देखना बंद कर दोगे तो भूत के चैनल आना बंद हो जाएंगे। मेरे पास तो कोई नहीं आता। तो इसलिए सबसे गलती आपकी है। आप क्यों भूत के चैनल देखते हैं? जब भूत होता ही नहीं है उस पर क्यों आप विश्वास करते हैं? आप देखेंगे तो दिखाएगा। और गलती से दिख जाए तो नॉट इंटरेस्टेड दबा दे तो भी नहीं हाँ, दिखेगा। और क्या, नॉट इंटरेस्ट। आप 2-4 स्किप करेंगे फिर वो आना बंद हो जाएगा, फिर ऐसे सजेशंस आएंगे नहीं आपके पास। चलिए फ्रेंड्स, तो लेट अस नाउ कंक्लूड द सेशन टुडे, और इसको हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया इस सेशन को। और आई होप कि देखिए, लॉजिकल फैलेसीज एक ऐसी चीज है जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज सेशन के कंप्लीट होने से पहले, वो ये है कि आपने 15-20 साल तक स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई की है, और जो भी चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो, हिस्ट्री पढ़ा हो, ज्योग्राफी पढ़ा हो, इंजीनियरिंग पढ़ी हो, मेडिसिन पढ़ा हो, आप शायद ही उसका कुछ पोर्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% ऑफ द नॉलेज इज नेवर यूज्ड। वो सिर्फ एग्जाम पास करके जॉब के लिए आपने किया। लेकिन ये जो हम डिस्कस करते हैं, लॉजिकल फैलेसीज है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपकी लाइफ को बेटर कर सकती है, क्योंकि ये असली नॉलेज है जिंदगी को जीने के लिए। और इसीलिए इस पे फोकस करने की जरूरत है। ये आपके हित में है, क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। और ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है जिससे आपको कोई जॉब मिलना है, लेकिन ये एक ऐसी नॉलेज है जो कि आपको हर फील्ड में मदद करेगी, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको आप दोबारा वीडियो को देखिए, कोई क्वेश्चन हो दोबारा मुझसे पूछिए, कोर्स को ज्वाइन करिए, सारा कोर्स फ्री में हम ऑफर कर रहे हैं, और अपना को क्रिटिकल थिंकर बनाइए ताकि आप सच और झूठ का पता लगा सकें, और जिंदगी में जो आप पाना चाहते हैं उसको आप पा सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभिषेक वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड यू नो थैंक यू सर। पार्टिसिपेटिंग हियर। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप खुद बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, और उससे मेरे ख्याल से सभी को बहुत फायदा होता है। थैंक यू। तो चलिए फिर हम अगले फ्राइडे को मिलेंगे 7 बजे, और फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे और अपना सेशन को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे जो वीडियोस पोस्टेड हैं उसको आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।